नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे केमिस्ट्री के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि यूपीएससी ने पूछे हैं अभी तक अपने अलग अलग एग्जामिनेशन में, चाहे वो सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एनडीए हो। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं हम ये चैप्टर वाइज करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉर्ट कर रखे हैं ताकि आप एक चैप्टर प्रिपेयर करो और उसके फिर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, तो आपका जो चैप्टर है वो प्रिपेयर हो जाएगा। फिर ऐसे ही आपको दूसरे चैप्टर के साथ करना है, तीसरे चैप्टर के साथ करना है। तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताता हूँ कि जैसे हमने अभी ये केमिस्ट्री का कर रहे हैं, इससे पहले हमने बायोलॉजी का भी कर रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी चैप्टर वाइज, हिस्ट्री का भी कर रखा है और ज्योग्राफी का भी कर रखा है। इन तीनों की जो ये प्लेलिस्ट है, ये जो पूरी सीडीएस केमिस्ट्री मैराथन की प्लेलिस्ट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। उसके अंदर आपको सीक्वेंस वाइज सारी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपना देख लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो देखो, क्लास 9th की एनसीईआरटी और क्लास 10th की एनसीईआरटी हमारी साइंस की। ठीक है, तो क्लास 9th की एनसीईआरटी की अगर हम बात करें केमिस्ट्री के चैप्टर की, तो चैप्टर 1 4 चैप्टर है हमारे, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर नंबर 2 है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर, 3 है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और 4 है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो पहले तो हम ये जो चार चैप्टर्स हैं इनके पीवाईक्यूज करेंगे। उसके बाद जब ये चारों खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम क्लास 10th की एनसीईआरटी स्टार्ट कर देंगे। उसमें भी हमारे 5 चैप्टर्स हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने। और अगला है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिर अगला है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और डी है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, और फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। तो ये इस तरह से हमारा दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है, तो आप इससे आराम से टाइम निकाल के देखना। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना क्लास 9th की एनसीईआरटी उठाते हैं और इसे खत्म करते हैं, जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उसे। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा सबसे पहला मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कह रहा है ये। अकॉर्डिंग टू अर्ली फिलोसोफर्स व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन दी पंचतत्व, कि पंचतत्व के अंदर बेसिक एलिमेंट कौन से हैं जो फिलोसोफर ने डिस्क्राइब करे हैं। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सीएपीएफ 2021 के अंदर पूछा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अर्थ फायर स्काई गैस वाटर, बी कह रहा है एयर अर्थ फायर स्काई वाटर, सी कह रहा है गैस लैंड फायर स्काई वाटर, और डी कह रहा है हमारा एयर अर्थ फायर लैंड एंड वाटर। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी है, एयर अर्थ फायर स्काई एंड वाटर, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं जैसे कि धरती, अग्नि, वायु, आसमान और जल। तो ये जो होते हैं हमारे ये पंच तत्व हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। इंडियन फिलोसफर्स ने इसके बारे में जिक्र कर रखा है। ये ऑप्शन नंबर बी है आपका। और ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी के अंदर पूछा है। एनसीईआरटी का जो ये मैटर इन आवर सराउंडिंग वाला जो चैप्टर है, ये खोलोगे आप तो स्टार्टिंग में ही पहले पेज के अंदर ही दे रखा है यहाँ पे पंच तत्व के बारे में। ठीक है, तो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही उठाया था यूपीएससी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैटर इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा इसमें से कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, बिल्कुल सही बात है। बी कह रहा है हमारा एट हाई टेम्परेचर मैटर बिकम्स प्लाज्मा, सही बात है। सी कह रहा है हमारा ऑल मैटर इज कंपोज ऑफ लार्ज पार्टिकल्स सच एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और डी कह रहा है हमारा कोलाइड्स आर मेड अप ऑफ लार्जर पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इसमें दोस्तों जो हमारा इनकरेक्ट है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑल मैटर इज कंपोज ऑफ लार्ज पार्टिकल्स सच एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये हमारा इनकरेक्ट है, ऑल मैटर हमारा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा सीडीएस 1 2012 के अंदर क्या पूछा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन एटम इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट पूछा है इसने। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, एटम्स ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। बी कह रहा है हमारा कि एटम्स आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड। सी कह रहा है हमारा एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, और डी कह रहा है हमारा एटम्स एग्रीगेट लार्ज इन नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी फील एंड टच। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, एटम्स एग्रीगेट लार्ज इन नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी सी फील एंड टच, क्योंकि हमारा ये इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं हमारा एनडीए 1 2016 के अंदर पूछा है यूपीएससी ने क्या बोला है कि मैटर अराउंड अस कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स नेमली सॉलिड लिक्विड एंड गैस, बिल्कुल सही बात है। द करेक्ट ऑर्डर इन देयर कंप्रेसिबिलिटी इज व्हाट। तो कौन सा हमारी जो सॉलिड लिक्विड गैस है इसकी करेक्ट ऑर्डर लगाना है कंप्रेसिबिलिटी में। जैसे लिक्विड सबसे कम, सॉलिड सबसे कम कंप्रेस होता है, तो सॉलिड को सबसे पहले, उसके बाद फिर लिक्विड थोड़ा कम होता है, फिर गैस जो है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, जैसे आपने एलपीजी सिलेंडर्स देखे होंगे, छोटे से सिलेंडर में बहुत ज्यादा गैस आ जाती है, 13-13 किलो गैस आ जाती है। तो इस तरह से आप इसका जो एग्जाम्पल है आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा एनडीए 2014 के अंदर क्या पूछा है कि अ सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड देन गैस वुड अंडरगो व्हाट, अ चेंज इन मास, अ चेंज इन डेंसिटी, अ चेंज इन कंपोजिशन, या फिर नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये भी काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली ये पूछा है कि अगर कोई मैटर है वो सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है, फिर लिक्विड टू गैस जा रहा है, तो उसमें कौन सा चेंज होता है। तो दोस्तों उसका चेंज इन डेंसिटी होता है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहता है, उसका मास तो उतना ही रहेगा। चेंज इन डेंसिटी होगा, उसका घनत्व जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड के अंदर उसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी। लिक्विड में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो डेंसिटी थोड़ी लूज हो जाएगी, और जब गैस में हो जाएगा तो डेंसिटी और भी ज्यादा हो जाएगी उसकी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बात करते हैं हमारा, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड विदाउट सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड व्हाट। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हमारा फ्यूजन, बी कह रहा है सब्लिमेशन, सी कह रहा है डिफ्यूजन और डी कह रहा है हमारा इमल्शन। सीएपीएफ 2016 के अंदर पूछा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, सब्लिमेशन कहते हैं इसे, कि अगर सॉलिड है वो डायरेक्टली हमारा गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कैम्फर है, कपूर, कपूर को आप जलाते हो सॉलिड होता है, जलाते ही हमारे किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारा सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। नैप्थलीन बॉल जो होती है हमारी, जो वॉशरूम्स वगैरह में डालते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है, फिर कुछ टाइम बाद वो अपने आप उड़ जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। सीएपीएफ 2016 के अंदर ये पूछा गया। आगे बात करते हैं, when a solid is heated it turns directly into a gas, this process is called what। देखो एक ही क्वेश्चन को इन्होंने अलग अलग तरीकों से पूछा यूपीएससी ने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सब्लिमेशन इसका आंसर है, इसका भी आंसर हमारा क्या होगा, सब्लिमेशन होगा, क्योंकि यही चीज ने बोली कि अगर सॉलिड को हीट कर दिया और वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारा, कैम्फर, यानी कि जो कपूर जो हम पूजा करते हैं, कपूर को हम डायरेक्टली हीट करते हैं, आग लगती है, सीधे हमारा वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, ड्राई आइस इज यूज्ड इन परफॉर्मिंग स्टेज टू प्रोड्यूस मिस्ट इन एयर, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। सो इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, सब्लिमेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सब्लिमेशन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड ये 2022 के अंदर ये पूछा है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन जो है यूपीएससी अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। आगे बात करते हैं, एनडीए 2021 के अंदर क्या पूछ दिया भाई, कि विच वन अमंग द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट एंथ्रासीन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड एंथ्रासीन। अच्छा, तो इसमें से कौन सा मेथड है जिससे हम एंथ्रासीन को सॉल्ट और एंथ्रासीन से सेपरेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हमारा डिस्टिलेशन, बी कह रहा है सब्लिमेशन, सी कह रहा है इवेपोरेशन और डी कह रहा है हमारा क्रोमेटोग्राफी। ये जो सेपरेशन का मेथड है दोस्तों, इस पे यूपीएससी ने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, ये आप देखोगे। और ये जो सेपरेशन के मेथड है हमारे डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पूछे हैं यूपीएससी ने, इसलिए जो ये एनसीईआरटी है क्लास 9 के मैटर इन सराउंडिंग, उसमें ये जो सेपरेशन का मेथड है ये बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, इसे इग्नोर मत करना, यहाँ से डायरेक्टली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछता है। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, सब्लिमेशन के थ्रू जो है हम ये क्या बोलते हैं, सेपरेट कर सकते हैं एंथ्रासीन को सॉल्ट और एंथ्रासीन से। नेक्स्ट बात करते हैं, टीडीएस 2016 के अंदर क्या बोला है भाई, कि लिक्विड एंड गैसेस नेवर शो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बी कह रहा है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सी कह रहा है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फिर डी कह रहा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, लिक्विड एंड गैसेस नेवर शो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड नेप्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय व्हाट। अगेन तो देखो नेप्थलीन हमारा क्या होता है, नेप्थलीन हमारा क्या होता है, एक सॉलिड होता है जो कि हमारा सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सब्लिमेशन से शायद हो सकता है इसका सही ऑप्शन हो, और ये इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है सब्लिमेशन के थ्रू जो है हमारा ये हम सेपरेट कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड को नेप्थलीन से, क्योंकि जो है नेप्थलीन को हम एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड जो है वो नीचे हमारा रह जाएगा। ठीक है, तो सब्लिमेशन के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, अ मिक्सचर कंटेनिंग SiO2 NaCl है दोस्तों, ये NHNCl taken for separating the constituents, the suitable step required for this are what। अच्छा, इन्हें सेपरेट करने के लिए कौन से सुटेबल स्टेप्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सब्लिमेशन, डिसोल्यूशन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलेशन, बी कह रहा है डिसोल्यूशन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलेशन, डिस्टिलेशन, सी कह रहा है सब्लिमेशन, इवापोरेशन, डिसोल्यूशन, डिकम्पोजिशन, और हमारा डी कह रहा है क्या, डी कह रहा है भैया कि हमारा डिसोल्यूशन, डिस्टिलेशन, डिकम्पोजिशन एंड इवेपोरेशन। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, सब्लिमेशन होगा पहले, फिर डिसोल्यूशन होगा, फिल्ट्रेशन होगा और हमारा क्रिस्टलाइजेशन होगा। ठीक है, एंड ये 2010 के अंदर ये पूछा गया है। आगे बात करते हैं, अब मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट। सीडीएस 2020 के अंदर पूछा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कैन बी सेपरेटेड बाय व्हाट, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेड पढ़ दिया बट सेपरेटेड है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सब्लिमेशन, बी कह रहा है फिल्ट्रेशन, सी कह रहा है क्रोमेटोग्राफी, डी कह रहा है हमारा डिस्टिलेशन। इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा अगेन सब्लिमेशन होगा। तो सब्लिमेशन से यूपीएससी ने 10 क्वेश्चन तो आराम से पूछ ही लिया आपके सामने सामने। ठीक है, अलग अलग तरीका अलग है यूपीएससी का पूछने का, बट जो आंसर है उसका सब्लिमेशन ही है, मतलब कीवर्ड जो है सब्लिमेशन है, वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए आपको प्रिपेयर कर लेना है वो। खैर आगे बात करते हैं, एनडीए 1 2017 के अंदर क्या बोल दिया भाई, कि अ केल्विन थर्मोमीटर एंड अ फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर both give the same reading for a certain sample. Okay, what would be the corresponding reading in a Celsius temperature? अच्छा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हमारा 554, बी कह रहा है हमारा 301, सी कह रहा है हमारा 273 और डी कह रहा है हमारा
232। इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 301 जो है ये हमारा टेम्परेचर होगा सेल्सियस के अंदर, ठीक है। एनडीए 1 2017 के अंदर ये पूछा गया था। आगे बात करते हैं एनडीए 2 2019 के अंदर क्या बोला है। द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस ऑन वन सनी डे इज 103 इन फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, आगे बोला कि द केल्विन स्केल रीडिंग ऑफ दिस टेम्परेचर विल बी व्हाट। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमारा 318 केल्विन, बी कह रहा है हमारा 45 केल्विन, सी कह रहा है हमारा 62.8 केल्विन और डी कह रहा है हमारा 335.8 केल्विन। ये हमारा 118 फ़ारेनहाइट स्केल पे दे रखा है। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए है। 318 केल्विन जो होगा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एनडीए 2019 के अंदर ये पूछा है, ठीक है। तो टेम्परेचर कन्वर्जन जो है यहाँ से भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, केल्विन टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन विद केल्विन टेम्परेचर टू सेल्सियस टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको बताया था, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने काफी पूछे हैं। सीडीएस 1 2018 के अंदर पूछा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दीज इंडिपेंडेंट आर टू टेम्परेचर स्केल्स, बी कह रहा है हमारा टी इज इक्वल टू टी सी, सी कह रहा है हमारा जो टी है दैट इज इक्वल टू टी सी माइनस 273.15, जो कि हमारा टी यहाँ पे है केल्विन टेम्परेचर और टी सी हमारा है सेल्सियस टेम्परेचर, और डी हमारा कह रहा है कि टी इज इक्वल टू टी सी प्लस 273.15 केल्विन, ठीक है। तो जो बहुत सारे एस्पिरेंट जो कंफ्यूज होंगे वो इन दो ऑप्शंस के अंदर होंगे, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है। जो केल्विन टेम्परेचर होता है दैट इज व्हाट सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 273.15, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जा करेक्ट ऑप्शन है। आगे बात करते हैं द एब्सोल्यूट जीरो दैट इज टेम्परेचर बिलो विच इज नॉट अचीवेबल इज अबाउट व्हाट। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इसने पूछ लिया एनडीए 2015 के अंदर। इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। -273 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये हमारा एब्सोल्यूट जीरो होता है, इसके नीचे हमारा अचीवेबल टेम्परेचर नहीं होता है। आगे बात करते हैं एनडीए 1 2021 के अंदर क्या बोली है इसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ओके, इसमें भी देखो वही एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही पूछ लिया, बस कीवर्ड इसने चेंज कर दिया। यहाँ पे एनडीए 2015 के अंदर पूछा था, यहाँ पे एनडीए 2021 के अंदर पूछ लिया। तो इसका भी क्या होगा लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इसने पूछा, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पूछ लिया। इसका भी क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा -273 डिग्री सेल्सियस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करोगे तो आपको काफी ज्यादा आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं लेट हैंड हीट कोरस्पॉन्ड टू चेंज इन हीट एट कांस्टेंट व्हाट। सीएपीएफ 2020 के अंदर कह रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओनली, एट कांस्टेंट वॉल्यूम ओनली, एट कांस्टेंट प्रेशर ओनली, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम एंड प्रेशर ओनली, ठीक है। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए लेटेंट हीट कोरस्पॉन्ड टू द चेंज ऑफ हीट इन कांस्टेंट टेम्परेचर ओनली, ठीक है। ये हमारा जो लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है ये भी हमारा डायरेक्टली हमको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं वाला क्वेश्चन आप पढ़ो, तब तक हम पानी पी लें। क्या कह रहा है ये, हाँ तो देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वाटर एट 273 केल्विन इज लेस इफेक्टिव इन कूलिंग देन आइस एट द सेम टेम्परेचर, इट इज बिकॉज व्हाई। सीएपीएफ 2016 के अंदर पूछा है इसने। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वाटर इज डिफिकल्ट टू हैंडल, बी कह रहा है हमारा वाटर एट 273 केल्विन हैज लेस एनर्जी देन आइस एट द सेम टेम्परेचर, और सी कह रहा है हमारा वाटर एट 273 केल्विन हैज मोर एनर्जी देन आइस एट द सेम टेम्परेचर, और डी कह रहा है हमारा वाटर इज नॉट अ कूलिंग एजेंट। तो ये हमारा सीएपीएफ 2016 के अंदर पूछा है इसने। इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है ऑप्शन नंबर सी है कि वाटर एट 273 केल्विन हैज मोर एनर्जी देन आइस एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, और इसका रीजन क्या होता है हमारा अगेन जो है हमारा लेटेंट हीट का जो कंसेप्ट है वो इसके अंदर लगता है, जो कि एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। आगे बात करते हैं एनडीए 1 2022 के अंदर क्या पूछा है कि अ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस is the quantity of heat needed to change unit mass from liquid to vapor with a change of temperature, liquid to vapor without a change in temperature, vapor to liquid without a change of temperature, और vapor to liquid without with a change of temperature, ठीक है। इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज किया है यूपीएससी ने, एनडीए 1 2022 के अंदर पूछा है, ठीक है। इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा लिक्विड टू वेपर विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं the amount of heat required to change a liquid to a gaseous state without any change in temperature is known as what। देखो एक ही क्वेश्चन को इन्होंने यूपीएससी ने अलग तरीके से पूछ लिया। यहाँ पे देखो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में पूछा था इसने कि होता क्या है, जिसका आंसर क्या निकला लिक्विड टू वेपर विदाउट अ चेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे देखो इसने ये चीज जो ऑप्शन में दे रखी थी वो क्वेश्चन में डाल दी कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड टू अ गैसियस स्टेट विदाउट अ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज व्हाट। इसका तो क्या क्या ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा ऑप्शन बस ये होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर एट हाई ऑल्टीट्यूड बिकॉज व्हाई।
कि जो वाटर होता है हमारा ये कम टेम्परेचर पे ही हाई ऑल्टीट्यूड पे बॉयल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है भैया? क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हमारा कम होता है, ठीक है। तो एयर प्रेशर जो होता है हमारा ये कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं। प्रेसिपिटेशन कूल्स दी बॉडी बिकॉज वाई। प्रेसिपिटेशन जो हमारी होती है, जो पसीना निकलता है, ये हमारी बॉडी को कूल करती है। क्यों क्यों करती है कूल? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द स्किन इज कूलिंग, कि भैया पानी का जो प्रेजेंस होता है स्किन के ऊपर ये हमारे कूलिंग लगता है। बी कह रहा है इवेपोरेशन रिक्वायर्स लेटेंट हीट। सी कह रहा है हमारा वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट। और डी कह रहा है हमारा वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एनडीए 1 2015 के अंदर भैया ये पूछ रखा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी है कि इवेपोरेशन रिक्वायर्स लेटेंट हीट। जब इवेपोरेशन होता है, जब पसीना हमारे इस पे आता है और जब पसीना सूखता है, तो इवेपोरेशन जब होता है तो उससे क्या होता है, यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट पड़ता है उस सरफेस पे। ये हमारा डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, समझ रहे हो। जैसे ये सरफेस है, यहाँ पे अगर पानी है तो पानी आ गया, जो मतलब जैसे हमारी ये स्किन है, तो स्किन पे हमारी जो प्रेसिपिटेशन है ये आया, और ये पर्सपिरेशन, ये जो पसीना ये आया। अब ये पसीना सूखेगा भी तो धूप में सूखेगा, तो जैसे ये इवेपोरेट होगा तो यहाँ से जो है लेटेंट हीट खत्म हो जाएगी। उससे क्या होगा, यहाँ पे जो कूलिंग इफेक्ट है ये हमें स्किन पे महसूस होगा, इसकी वजह से हमें जो है कूलिंग इफेक्ट पड़ता है। और इसी का एग्जांपल है दोस्तों कि हम जब छत पे पानी डालते हैं, छत पे जब पानी डालते हैं तो वहां पे जो है हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर आपको मिल जाएगा। इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने काफी पूछे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लेटेंट हीट का। आगे बात करते हैं। Which of the following statement about latent heat for a given substance is या are correct? अगेन मैंने बोला था आपको latent heat जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसे पढ़ना है अच्छे से। तो क्या बोला इसने? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भैया इट इज फिक्स्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। बी कह रहा है हमारा सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। थ्री कह रहा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। और डी कह रहा है हमारा इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर बट इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। ये हमारा पूछा है किसमें? एनडीए 1 2018 के अंदर भैया ये पूछ रखा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2 ओनली, बी कह रहा है 1 एंड 2, 1 एंड 3, सी कह रहा है हमारा 4 ओनली, और डी कह रहा है हमारा 1 एंड 4। इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 और 4 है। यानी कि लेटेंट हीट जो इसने बोली है उसके संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट और चौथी स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? इट इज फिक्स्ड एट गिवन टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, हमने ऊपर अभी जो प्रीवियस क्वेश्चंस करे उसमें ये क्वेश्चन था भी, ठीक है। और ये क्या कह रहा है? इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर बट इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं। ये देखो यहाँ से तो आप इसे ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे कि भैया इसने जो बोला है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। जो टेम्परेचर जो है इस पर डिपेंडेंट होता है क्योंकि हमने ऊपर अभी प्रीवियस क्वेश्चन में करा था ये, ठीक है। और जो वॉल्यूम होता है ये वॉल्यूम पे हमारा डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम हमारा चेंज हो सकता है, ये सही कह रहा है ये, बट ये टेम्परेचर वाला गलत कह रहा है। और ये वाला जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्यों कहता है? क्योंकि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम तो हमारा चेंज होता रहता है ना, समझ रहे हो आप। सॉलिड का वॉल्यूम कुछ और रहेगा, लिक्विड का वॉल्यूम कुछ और रहेगा, गैस का वॉल्यूम कुछ और रहेगा, लेकिन मास थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। इसलिए ये हमारे स्टेटमेंट ये दोनों हमारी इनकरेक्ट हो जाएंगे और 1 और 4 ही जो है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। आगे बात करते हैं। वाटर बॉयल्स एट अ लोअर टेम्परेचर एट हाई ऑल्टीट्यूड बिकॉज, ये अगेन हमारा जो क्वेश्चन है एनडीए 2 2017 के अंदर ये रिपीट हो गया। अभी हमने ऊपर करा था ये क्वेश्चन। क्यों होता है भैया वाटर बॉयल जो हाई टेम्परेचर है? जैसे पहाड़ में जाओगे आप, पहाड़ में अगर आप मैगी बनाओगे तो मैगी बनाने के लिए पानी रखोगे तो पानी जो है वो कम टेम्परेचर पे ही, कम गैस पे ही बॉयल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बॉइलिंग का हमारा फिनोमेना क्या है? बॉइलिंग का फिनोमेना ये होता है भैया कि जैसे यहाँ पे पानी रखा है, ठीक है, ये पानी रखा है, यहाँ से हमारी हीट सप्लाई है, यहाँ से हीट सप्लाई है। तो अब ये यहाँ पे क्या होगा? बॉइलिंग कैसे होता है? ये हमारा कैसे होता है? कन्वेक्शन के थ्रू होता है कि यहाँ के जो पार्टिकल्स है गर्म होंगे, फिर ये ऊपर जाएंगे, फिर ये नीचे जो ठंडे पार्टिकल है वो नीचे आएंगे, फिर ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस होता है कन्वेक्शन का, ठीक है। अब यहाँ से जो इवेपोरेशन होगा, ये जो लिक्विड है ये तो वाटर, तो अब जब इवेपोरेशन होगा तो यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स ऊपर होते जाएंगे, ठीक है। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और जो यहाँ का प्रेशर होगा ये जब इक्वल हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे हमें क्या चाहिए? यहाँ पे ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स चाहिए ताकि ये इसे इक्विवेलेंट करे। और जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा भैया वहां पे क्या होगा? वहां पे कम भी अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हो यहाँ पे तो बॉइलिंग हमारी हो जाएगी। तो क्योंकि पहाड़ों में हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि कम यहाँ पे जैसी थोड़ी सी हीट देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे वेपर जमता है तो उससे क्या होता है? बॉइलिंग हमारा हो जाता है, पानी हमारा उबल जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। एयर प्रेशर इज लेस, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हमारा लेस होता है। ये डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी के अंदर दोस्तों दे रखा है। आगे बात करते हैं। सीडीएस 1 2016 के अंदर क्या बोला है कि आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफटॉप। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर डिस्कस किया था। क्यों किया था भैया? तो इसका क्या ऑप्शन है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए का कह रहा है हमारा कि वाटर हेल्प्स एयर अराउंड द रूफटॉप टू एब्जॉर्ब द हीट इंस्टेंटली। बी कह रहा है वाटर हैज लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सी कह रहा है वाटर इज इजीली अवेलेबल। डी इज सेइंग वाटर हैज लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड दैट इज ओनली द करेक्ट ऑप्शन। कि भैया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इसकी वजह से हमारा क्या होता है? जब वाटर यहाँ पे पड़ता है रूफटॉप पे तो ये जैसे ही वेपराइज होता है तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है? यहाँ की लेटेंट हीट खत्म हो जाती है और जो सरफेस है यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट देता है।
इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, वाटर हैज लार्ज लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं सीडीएस 2019 के अंदर क्या पूछा है भैया, दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, कि भैया इवेपोरेशन जो होता है हमारा पानी जो सूखता है इनमें से किस मापदंड पे नहीं वो डिपेंड करता पानी का सूखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भैया टेम्परेचर, टेम्परेचर पे तो बिल्कुल करता है। बी कह रहा है हमारा इट्स सरफेस एरिया टू द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सबसे ज्यादा करता है ये, ठीक है। जितना ज्यादा, जैसे आपने देखा होगा दूध जब आपको पीना होता है बचपन में तो बहुत ज्यादा बड़े कटोरे में आप पी लेते हो अगर आपको जल्दी पीना होता है, स्कूल जाना होता है तो, क्यों? क्योंकि भैया सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया, फटाफट फटाफट जो है ये ठंडा हो जाएगा। सी कह रहा है इट्स मास और डी कह रहा है हमारा ह्यूमिडिटी। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा, हमारा मास होगा, ठीक है। मास पे डिपेंड नहीं होता भैया ये रेट ऑफ इवेपोरेशन कभी मास पे डिपेंड नहीं होता, टेम्परेचर पे बिल्कुल डिपेंड होता है। जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है, उतना ज्यादा हमारा धीरे वो इवेपोरेट होगा। टेम्परेचर जितना ठंडा होगा वैसे ही हमारा फटाफट इवेपोरेट ही होगा, ठंडा होगा हमारा कोई भी चीज। बी हमारा सरफेस एरिया भैया जितना ज्यादा होगा फटाफट ठंडा हो जाएगा हमारा कोई भी चीज। और जो डी है हमारा ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी पे भी फर्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर ये एग्जांपल दे रखा कि जैसे आप कपड़े सुखाओगे और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है तो ये कपड़े सूखने में टाइम लेता है, समझ रहे हो, इवेपोरेशन हमारा कम हो जाता है। और वहीं अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर नहीं है, ड्राई है, तो फटाफट ये जो इवेपोरेशन हो जाता है और सूख जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है मास पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे बात करते हैं सीडीएस 2019 के अंदर क्या बोला है भाई कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद व्हाट। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, बी कह रहा है एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, सी कह रहा है अ डिक्रीज इन विंड स्पीड और डी कह रहा है हमारा डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। देखो रेट ऑफ इवेपोरेशन पे क्वेश्चन यूपीएससी ने अलग अलग तरीके से पूछ रखे हैं, तो इसमें आपको बताना कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है हमारा कब बढ़ेगा, ठीक है। तो कब बढ़ेगा भैया हमारा, यहाँ पे विंड स्पीड तो आपने घटा दिया तो बढ़ेगा कैसे, घट जाएगा। टेम्परेचर भी घटा दिया तो कैसे घटेगा भाई, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतने जल्दी ज्यादा इवेपोरेट होगा, उतने ज्यादा जल्दी कपड़े सूखते हैं हमारे। तो ये दोनों तो हटा दो, क्योंकि इसने पूछा इंक्रीज किस मापदंड पे होगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं भैया, ह्यूमिडिटी अगर हमने बढ़ा दी तो मैंने जैसे आपको बताया था, जैसे ह्यूमिडिटी जब होती है तो ह्यूमिडिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि एयर जो है हमारी, एयर के अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे मॉइस्चर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे कपड़े हैं ये जल्दी सूखते नहीं है, चिपचिपा होता है क्योंकि वो सूखते नहीं है। जब ह्यूमिडिटी कम होती है, जितनी ज्यादा हमारी एयर ड्राई होगी उतनी ज्यादा हमारे जो गीले कपड़े हैं फटाफट सूखेंगे। तो ये तो हमारा यहाँ पे अगर डिक्रीज होता तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता। लेकिन जो ये वाली चीज इसने बोल दी कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ये हमारा बिल्कुल सही बात है। सरफेस एरिया अगर आप बढ़ा दोगे तुरंत जो है हमारा ये पानी जो है सूख जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कितना है हमारा, लोग सोचते हैं सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, बट ऐसा नहीं है। दो स्टेट ऑफ मैटर और हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, ठीक है। क्या है वो आप कमेंट करके बताना। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, सीडीएस 1 2017 के अंदर पूछा है, ठीक है। आगे बात करते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये है दोस्तों हमारा पांचवा मैटर, ठीक है। इज व्हाट अ सॉलिड स्टेट मैटर, अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, सी प्लाज्मा, डी हमारा कह रहा है स्टेट ऑफ कंडेंस मैटर। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है ये हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। उसके बाद एक और है, उसका नाम आप कमेंट करके बताओगे मेरे को। और जो पांचवा जो है हमारा मैटर वो हमारा क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। आगे बात करते हैं द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज व्हाट। एनडीए 2014 के अंदर भैया ये पूछा है, सॉलिड है, बी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, या फिर सी हमारा प्लाज्मा, या फिर डी हमारा लिक्विड है। तो इसका दोस्तों हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी ही है, ठीक है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है दैट इज द न्यूली डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर। आगे बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 1 स्टेट ऑफ मैटर इन सराउंडिंग इसके सारे प्रीवियस क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। बस आपका ये प्रिपेयर जो चैप्टर है हमारा पूरी तरीके से आपका प्रिपेयर हो गया। बस अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली हो तो, ठीक है। तो अगर आपने नहीं करा तो फटाफट, टाइम तो बहुत कम है, फटाफट एनसीईआरटी करो, उसके बाद ये जो प्रीवियस क्वेश्चन से लगा लो एंड यू आर गुड टू गो इन साइंस, ठीक है। तो अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे, इसमें बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने। तो फटाफट आप ये पहला क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर दो, तब तक हम थोड़ा पानी वानी पीते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इस चैप्टर का, क्या कह रहा है भैया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। इनमें से बता दो कि मिक्सचर कौन सा नहीं है। एनडीए 2009 के अंदर पूछा है भैया, क्या मिक्सचर नहीं है भैया, एयर है क्या, बिल्कुल है। एयर के अंदर भैया हमारे कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी स्मोक होती है, अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होते हैं। फिर एयर के अंदर खुद कितने सारे जो हमारे गैसेज हैं वो मिक्स होती हैं।
ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, सारी मीथेन होता है, ये सारी गैसेज जो होती है हमारी एयर के अंदर होती हैं। तो भैया एयर तो मिक्सचर होगा, तो इसे तो हटा दो। सी हमारा कह रहा है मिल्क, मिल्क तो भैया कोलाइड सोल्यूशन है, बिल्कुल है, वाटर होता है इसके अंदर और मिल्क होता है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल है हमारा मिल्क। डी हमारा कह रहा है सीमेंट, सीमेंट इज ऑल्सो मिक्सचर दोस्तों। लेकिन बी जो है मरकरी, दैट इज व्हाट, मरकरी इज एन मेटल एंड इट इज नॉट अ मिक्सचर, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, मरकरी हमारा मिक्सचर नहीं है। आगे बात करते हैं हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ मिक्सचर, ठीक है, ये भी हमारा अगेन एनसीईआरटी से पूछा है, ये भी एनसीईआरटी से दोस्तों डायरेक्टली पूछा है, और आगे ये वाला भी है हमारा एनसीईआरटी के अंदर पूछा है। 80 to 85 क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के अंदर ही यूपीएससी ने पूछे हैं, ठीक है, कुछ जो होते हैं हमारे 20% जो है वो बाहर से पूछ लेता है यूपीएससी, उसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो उसे आपको क्वेश्चन नहीं करना, उस पर ज्यादा हेड आपको देना नहीं है, तो ये छोड़ दो, आपका मेन फोकस होना चाहिए जो आपके हाथ में है वो कुछ भी गलत ना हो, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी से है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर वो गलत होगा तब आपका सिलेक्शन में दिक्कत आएगी। तो इसमें बताओ आपका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए भैया कह रहा है कि टिन है, बी कह रहा है सी वाटर, सी कह रहा है सॉइल, या फिर डी कह रहा है हमारा एयर। तो इसमें बताओ कि क्या मिक्सचर नहीं है हमारा। तो यार देखो सी वाटर तो हमारा मिक्सचर होगा, सीधी सीधी बात है, क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट भी होता है, वाटर भी होता है, वाटर खुद हमारा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। सॉइल जो होता है, सॉइल भी इज ऑल्सो मिक्सचर। ये जो एयर है हमारी, एयर अगेन हमने बताया था मिक्सचर है ही, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है टिन है, दैट इज नॉट अ मिक्सचर, ठीक है, टिन तो हमारा एक एलिमेंट है, ऑप्शन नंबर ए जो है टिन हमारा मिक्सचर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। अगेन मिक्सचर से कितने क्वेश्चंस पूछेगा यूपीएससी, एनडीए 2011 के अंदर पूछा इसने। तो क्या कह रहा है भैया कि इनमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है, बता दो। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भैया ग्रेफाइट, बी कह रहा है ग्लास, सी कह रहा है ब्रास, डी कह रहा है हमारा स्टील। अब ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर स्टील की बात करें तो स्टील इज व्हाट, स्टील इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड आयरन, ठीक है, आयरन को कार्बन के साथ मिक्स कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है स्टील, तो यानी कि ये तो हमारा मिक्सचर हो गया। ब्रास इज ऑल्सो व्हाट, ब्रास इज ऑल्सो हमारा ब्रास इज एन अलॉय, राइट, ब्रास इज एन अलॉय जो कि हमारा किससे बना होता है, आपको कमेंट करके बताना है किसके किससे बना होता है, इसमें भी प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी ने। और जो फिर इसके बाद बात करते हैं ग्लास की, तो ग्लास इज ऑल्सो मिक्सचर, यहाँ पे सिलिका होता है, बोरैक्स होता है, इससे हमारा ये बना होता है ग्लास, ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आया अभी ग्लास के ऊपर सीएपीएफ 2024 के अंदर, ठीक है। और अगला जो हमारा क्या कह रहा है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट इज नॉट अ मिक्सचर दोस्तों, ग्रेफाइट हमारा प्योरली कार्बन से बना होता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं हमारा आयरन शीट केप्ट इन मॉइस्ट एयर गेट कन्वर्टेड इनटू रस्ट, रस्ट इज व्हाट, तो भैया आयरन शीट जो होती है हमारा उसे हम थोड़ा मॉइस्चर में रख दें तो इस पे जंग लग जाता है, तो जंग हमारा क्या है, बेसिकली जंग क्या होता है, जंग इज एन एलिमेंट, इट इज एन एलिमेंट, अ कंपाउंड, अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड डस्ट, और अ मिक्सचर ऑफ आयरन, ऑक्सीजन और वाटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सीडीएस 1 2014 के अंदर पूछा है। तो दोस्तों जो हमारा रस्ट होता है दैट इज अ कंपाउंड, याद रखना, मिक्सचर पे क्लिक मत कर देना, इट इज अ कंपाउंड, ठीक है, रस्ट इज अ कंपाउंड। आगे बात करते हैं व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज स्मोक, भैया स्मोक किस टाइप का मिक्सचर है, ये इसने पूछा है सीडीएस 2 2013 के अंदर कि स्मोक, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सॉलिड मिक्स विद अ गैस, ओके, बी कह रहा है गैस मिक्स विद अ गैस, सी कह रहा है हमारा लिक्विड मिक्स विद अ गैस, और डी कह रहा है हमारा गैस मिक्स विद लिक्विड एंड सॉल्ट। इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है वो आपको जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, गैस मिक्स विद लिक्विड एंड अ सॉलिड, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और दोस्तों ये जो है हमारा ये पूरा हमारा इस एनसीईआरटी के अंदर ऐसे टेबल दे रखा है, यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे दे रखा है कि डिस्पर्स फेज में कौन सा है, डिस्पर्स मीडियम कौन सा है, और उसे हम क्या बोलेंगे, इमल्शन बोलेंगे या फिर जेल बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पे कई सारे इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, मिल्क क्या होता है हमारा, ठीक है, क्रीम क्या होता है, बटर क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको कर लेना, इसमें इस टेबल से यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है, और ये वाला क्वेश्चन भी इस टेबल से ही था। तो खैर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा एनडीए 1 2017 के अंदर पूछा इसने, तो ग्लास से भी क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने पूछे थे सीएपीएफ 2024 के अंदर, अभी जो एग्जामिनेशन हुआ है हमारा 6 अगस्त को, तो इसलिए यहाँ पे हमने ग्लास के भी ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन डाले यहाँ पे। देखो ग्लास से इसने क्या बोला है, एनडीए 2017 के अंदर भी यूपीएससी ने ग्लास से क्वेश्चन पूछा है, क्या बोला भैया कि ग्लास इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लिक्विड, बी कह रहा है हमारा कोलाइड, सी कह रहा है हमारा नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड, और डी कह रहा है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, अ ग्लास इज अ नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। सीएपीएफ 2023 के अंदर पूछा है, अभी लेटेस्ट का जो एग्जामिनेशन हुआ है 1 साल पहले, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अलॉयज आर मिक्सचर, बिल्कुल सही बात है। बी कह रहा है हमारा अलॉयज आर कंपाउंड, सी कह रहा है हमारा अलॉयज आर ऑलवेज मेड अप ऑफ मेटल्स, और डी कह रहा है हमारा एन अलॉय कंटेन्स कार्बन एज वन ऑफ देयर कंपोनेंट्स। तो इसमें आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो करेक्ट हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए, अलॉय इज अ मिक्सचर, ठीक है। अलॉय जो होता है हमारे, जैसे हमारा ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, ठीक है, ये सारे जो होते हैं हमारे ये हमारे अलॉयज होते हैं। आगे बात करते हैं हमारा मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इसने ये पूछा है एनडीए 2 2013 के अंदर पूछा है हमारा कि मेटलॉइड्स बेसिकली हमारे क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मेटलॉइड्स आर अलॉयज ऑफ एल्कली मेटल्स
विद अदर मेटल्स। बी कह रहा है हमारा कोलाइड्स ऑफ मेटल्स। सी कह रहा है हमारा एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। डी कह रहा है हमारा मेटल्स हैवियर देन लेड। तो इसमें आपको बताना मेटलॉइड्स क्या होते हैं भैया हमारे। तो इसमें देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अलॉयज आर व्हाट, दे आर एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सीएपीएफ 2016 के अंदर क्या बोल दिया भाई इसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलाइड। इनमें से बता दो कि कोलाइड कौन सा नहीं है। अगेन जो मैंने आपको टेबल का जिक्र किया था कि वो जो टेबल है उसके अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसमें से कोलाइड कौन सा नहीं है हमारा दोस्तों, बोरिक एसिड जो है दैट इज नॉट अ कोलाइड। ठीक है, बाकी मिल्क जो होता है ये भी हमारा कोलाइड होता है, मड भी हमारा कोलाइड होता है, बटर भी हमारा कोलाइड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं एनडीए 2023 के अंदर क्या पूछा है इसने, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन के संदर्भ में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये इसने बोला है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द सॉल्यूशन। बी कह रहा है हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन इज होमोजेनियस इन नेचर। सी कह रहा है दे शो टिंडल इफेक्ट। डी कह रहा है हमारा दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन केप्ट अनडिस्टर्ब्ड। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस इन नेचर। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी के अंदर ये मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट इन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, बी सेइंग हीटिंग मेथड, सी सेइंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डी सेइंग व्हाट, decomposition followed by an ion exchange that is asked in CDS 2023 latest examination। the correct option is दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से है हम ये जो एलिमेंट है ये हमारा कंपाउंड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, कंपाउंड के अंदर से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीएपीएफ 2019 के अंदर क्या बोला है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये टिंडल इफेक्ट से भी काफी क्वेश्चंस पूछते हैं यूपीएससी। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भैया चॉक पाउडर फ्रेशली मिक्स्ड विद वाटर, ये तो हमारा टिंडल इफेक्ट शो करेगा भाई। बी कह रहा है हमारा लाइम जूस। सी कह रहा है हमारा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क मिक्स्ड विद वाटर। और डी कह रहा है हमारा स्टार्च सॉल्यूशन। इसमें दोस्तों जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, लाइम जूस जो होता है ये हमारा टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, डायरेक्टली एनसीईआरटी से हमारा पूछा ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच वेरी स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इन अ लिक्विड में व्हाट। सीडीएस 1 2019 के अंदर पूछा है। ऑप्शन नंबर ए इज सेइंग क्रिस्टलाइजेशन, बी इज सेइंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सी इज सेइंग सेंट्रिफिकेशन एंड डी इज सेइंग डिकैटिनेशन। द करेक्ट ऑप्शन इज दोस्तों सेंट्रिफिकेशन। राइट, सेंट्रिफिकेशन इज द फिनोमेना थ्रू व्हिच वेरी स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इन लिक्विड कैन बी सेपरेटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं। अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय व्हाट। इट कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। ये वाला क्वेश्चन जो है हमने गलती से एक और बार लिख दिया, हमने ऊपर कर रखा था ये मैटर इन द सराउंडिंग पे। आगे बात करते हैं। अ स्टूडेंट बाय चांस मिक्स एसीटोन विद अल्कोहल। ओके, दिस मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय व्हिच मेथड। ये अगेन मैंने आपको बता दिया दोस्तों, जो सेपरेटिंग मेथड्स हैं यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, सेपरेटिंग फनल के थ्रू, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटोग्राफी हो गया, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि केमिस्ट्री में इनमें से क्वेश्चंस आने ही आने। तो इसमें दोस्तों एसीटोन और अल्कोहल का जो मिक्सचर है ये कैसे सेपरेट होगा, ये हमारा सेपरेट होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दोस्तों। अब डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या फर्क होता है ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। इनमें से बता दो भैया कौन सा केमिकल चेंज का एग्जांपल है। ठीक है, तो केमिकल चेंज हमारा बेसिकली क्या होता है, जब हमारा एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, ठीक है, नया कंपाउंड फॉर्म हो जाए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हमारा मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब, बी कह रहा है हमारा द बॉइलिंग ऑफ गैसोलीन, सी सेइंग द फ्राइंग ऑफ एन एग एंड डी सेइंग अट्रैक्शन ऑफ आयन नेल टू एन मैग्नेट। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्राइंग ऑफ एन एग। जब एग को फ्राई कर दोगे तो नया एग कंपाउंड विल बी फॉर्म। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा हमारा केमिकल चेंज नहीं है, ये इसने पूछा है। ऑप्शन नंबर ए इज सेइंग बर्निंग ऑफ अ कोल इन एयर, बी सेइंग फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस, सी इज सेइंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टेबल सॉल्ट और डी इज सेइंग क्रैकलिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टेबल सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर है ये हमारा केमिकल चेंज नहीं है। आगे बात करते हैं। A solution contains 20 gram of solute in 180 gram of solvent. If the solvent of water, if the solvent is water, what is the concentration of the solution in terms of mass by mass percentage? This is asked in CDS 1 2021 examination. Option number 1 is saying 11.1%, B is saying 22.2%, C is saying 10% and D is saying 20%। सो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको जो एनसीईआरटी है उसके अंदर एग्जांपल्स हैं कुछ इस टाइप के न्यूमेरिकल्स के। तो ये एग्जांपल्स जो आप कर लोगे तो आप ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कर सकते हो आराम से।
ठीक है, अभी हम इस वीडियो के अंदर नहीं करेंगे, इसका केवल सॉल्यूशन देंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, हमें बहुत सारा चैप्टर्स जो है कंप्लीट करने हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी है, 10% जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा ये, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, तो अभी देख सकते हो थोड़ा अनकन्वेंशनल क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ रहा है, तो आप ये जो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं ये इजी न्यूमेरिकल्स है दोस्तों, डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी के अंदर मिलेंगे, तो इन्हें आप इग्नोर ना करें। बच्चे पहले इसे इग्नोर करके चले जाते थे, बट अब जो है यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो भैया इसे इग्नोर ना करें, इसे भी करके चले जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारा सीडीएस 2 2023 के अंदर क्या बोला भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंज टेक प्लेस, इनमें से कौन सा ऐसा केस है जिसमें से दोनों केमिकल चेंज भी हो और फिजिकल चेंज भी हो। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, बर्निंग ऑफ कैंडल, डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी से उठाया है। और ये वाला जो चैप्टर है, ये जब चैप्टर एंड होने वाला है तो चैप्टर के बिल्कुल एंड में ये स्टेटमेंट एक छोटी सी दे रखी है कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है, वहां से यूपीएससी ने डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया है क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, कैरोसिन एंड पेट्रोल मिक्सचर कैन बी बेस्ट सेपरेटेड बाय विच मेथड, कि भैया कैरोसिन और पेट्रोल का जो मिक्सचर है ये कैसे सेपरेट हो सकता है बेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज सेइंग सब्लिमेशन, बी सेइंग सेपरेटिंग फनल, सी सेइंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डी सेइंग कंप्रेशन एंड कूलिंग। सो दोस्तों इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर सी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू जो है हमारा कैरोसिन और पेट्रोल का जो मिक्सचर है सेपरेट हो सकता है। अभी इससे पहले हमने ऊपर एसिटीन और पेट्रोल का जो अल्कोहल का जो मिक्सचर है उसे भी हमने सेपरेशन करने की बात करी थी, तो वो कैसे होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू होता है, ये भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। इस चैप्टर के अंदर जो सेपरेटिंग मेथड्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं द मेथड यूज्ड इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड हैविंग sufficient two difference in their boiling point is what। फिल्ट्रेशन से हो सकता है, सॉल्वेंट एक्सैक्सरेशन से होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन से हो सकता है, फिर डी हमारा सिंपल डिस्टिलेशन से होता है। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, जो सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है इसके थ्रू हमारा जो है ये जो दो मिसिबल सब्सटेंस है इनका जो क्या बोलते हैं सेपरेशन ये हमारा हो सकता है। और अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है ये बहुत ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा कम हो, तो फिर हमारा कौन सा मेथड होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। तो ये फर्क है डिस्टिलेशन में और सिंपल डिस्टिलेशन में और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, सीएपीएफ 2023 के अंदर ये पूछे। अभी बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। तो भैया बताओ इनमें से कौन सी टेक्निक लगती है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इवेपोरेशन, बी कह रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सी कह रहा है सेपरेटिंग फनल और डी कह रहा है हमारा सब्लिमेशन। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था भैया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है किसी भी टाइप का पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया उसे सेपरेट करने के लिए हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज होता है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था ये इसके भी हमने सारे प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर भी यू आर गुड टू गो, बस आपको रिवाइज कर लेना और ये जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं आपको बार बार देखने हैं, ठीक है। अब आ गए हम अपना अगले चैप्टर पे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जो चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये दोनों के जो प्रीवियस क्वेश्चंस है दोस्तों, क्योंकि एक ही टॉपिक के ऊपर बात करना है जो कि है हमारा एटम, तो इन दोनों की जो प्रीवियस क्वेश्चंस हमने कंप्रेस कर दिए, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चंस हम एक ही साथ करने वाले हैं। तो जो इसी के साथ दोस्तों हमारी क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमारा क्लास 10 की एनसीईआरटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फटाफट आप जो है पहला क्वेश्चन पढ़े, तब तक आप पानी वानी पी सकते हैं। तो देखो दोस्तों क्या कह रहा है ये पहला क्वेश्चन हमारा कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज स्टोर्ड इन दी लिंक्स बिटवीन द एटम, कि भैया एटम्स के जो लिंक्स हैं उनके बीच में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है ये बता दो। एंड ये 2019 के अंदर पूछा है। ऑप्शन नंबर ए सेइंग न्यूक्लियर एनर्जी, बी सेइंग केमिकल एनर्जी, सी सेइंग पोटेंशियल एनर्जी एंड सी डी सेइंग थर्मल एनर्जी। अब इसमें से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि एटम की बात हो रही है तो भैया न्यूक्लियर एनर्जी क्लिक कर देते हैं, बट दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, करेक्ट ऑप्शन इज दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केमिकल एनर्जी जो होती है ये हमारे एटम्स के बीच में होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं भैया हमारा कि सिंबल ऑफ एलिमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हाट हुम, ठीक है, किसके द्वारा सिंबल ऑफ एलिमेंट जो है, जैसे गोल्ड को अगर हम AU लिखते हैं तो ये सारी जो सिंबल्स हैं जैसे कैल्शियम को हम CA लिखते हैं, ये सिंबल ऑफ एलिमेंट जो है ये किसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सेइंग जॉन डाल्टन, बी सेइंग एंटोन, सी सेइंग जॉन्स, डी सेइंग रॉबर्ट बॉयल्स। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जो बर्जिलस है इनके द्वारा ये सिंबल ऑफ एलिमेंट है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। CDS 2020 के अंदर ये पूछा है, इसे आपको याद रखना है दोस्तों, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात करते हैं हमारा व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इन 104 ग्राम ऑफ हीलियम गैस, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ He इन दी 104 ग्राम्स ऑफ हीलियम गैस, ये हमारा पूछा है CDS 2022 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए सेइंग
52, सी बी सेइंग 26, अगला कह रहा है 13 एंड अगला कह रहा है 6.5। दोस्तों ये अगेन जो हमारा ये न्यूमेरिकल है जो कि कहाँ से उठाया है, ये हमारा उठाया है जो इस एनसीईआरटी के अंदर हमारी जो एग्जांपल्स दे रखे होते हैं, एग्जांपल्स के अंदर ये उठाया है, ठीक है। तो वहां से आप ये क्वेश्चन जो है कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी जो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 26 जो होता है, 26 नंबर ऑफ मोल्स इज प्रेजेंट इन हीलियम गैस, ठीक है। आगे बात करते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस यूज इन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज हाउ मच। ये हमारा कह रहा है 1 है, बी कह रहा है हमारा 3 है, सी कह रहा है हमारा 6 है, डी कह रहा है हमारा 12 है। सीडीएस 1 2022 के अंदर ये पूछा है। इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं भैया कि द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, कि भैया केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट की वो किस पे डिपेंड करती है। सीडीएस 1 2017 के अंदर पूछ दिया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि द नंबर ऑफ आइसोटोप एलिमेंट, बी कह रहा है द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट, सी कह रहा है टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द एलिमेंट, डी कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये काफी भारी भरकम क्वेश्चन बना दिए इन्होंने। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, आपको याद रखना है। सीडीएस 1 2017 के अंदर ये पूछा गया है। आगे बात करते हैं, द एटम थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। सीडीएस 2015 के अंदर पूछा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डेल्टन, डेल्टन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। हम पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है साफ, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्टली एनसीईआरटी के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं भैया हमारा कि प्लम पुडिंग मॉडल, अगेन बहुत ज्यादा कन्वेंशनल क्वेश्चन है ये, और यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन जो है डालता है यहाँ से बार बार। और इस टाइप के क्वेश्चन की खास बात ये होती है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको अलग अलग एग्जामिनेशन में मिलेंगे। एसएससी के टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं उसके अंदर भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये जो आपको आने ही चाहिए, और डायरेक्टली हमारे एनसीईआरटी के अंदर आपको मिल जाएगा कि भैया प्लम पुडिंग मॉडल जो है हमारा, जो खरबूजा वाला मॉडल है, अरे जो हमारा प्लम पुडिंग मॉडल जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हलवा वाला मॉडल है, ठीक है, वो किसके द्वारा दिया गया है, तो हमारा किसके द्वारा दिया गया है, जे थॉमसन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं हमारा, द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय अ थिन गोल्ड फॉइल सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। ये हमारा सीडीएस 1 2020 के अंदर पूछा है। तो सबसे पहले तो अल्फा पार्टिकल्स की जो स्कैटरिंग हुई थी, इसके जो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट है इसके द्वारा किया गया था ये भी इस पे क्वेश्चन आप पूछ रखा है यूपीएससी ने, आगे आप देखोगे। तो इसमें बेसिकली इसने ये पूछा कि स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय अ थिन गोल्ड फॉइल सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, तो किसकी प्रेजेंस सजेस्ट करा इन्होंने, कंक्लूजन क्या निकला। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, बी कह रहा है प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, सी कह रहा है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम, एंड डी सेइंग द आइसोटोप ऑफ गोल्ड। तो इसमें दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। क्योंकि इसमें जब आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करोगे, ऑब्जर्वेशन पढ़ोगे जो कि एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्टली दे रखी है, तो इसमें बता रखा है कि कई सारे जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं हमारे डायरेक्टली चले गए, कुछ जो हमारे डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, और कुछ जो है हमारे बहुत कम जो है हमारे डायरेक्टली बाउंस होकर रिवर्ट बैक आ गए, ठीक है। तो उससे हमारा प्रेजेंट ये कंक्लूजन निकाला था कि जो एटम है हमारा वो उसके बहुत ज्यादा जो स्पेस है वो खाली रहती है, और जो उसकी जो बहुत ज्यादा मेजर मास है वो हमारे एक न्यूक्लियस एक पॉइंट पे जमा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से इन्होंने निकाला था कि द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। आगे बात करते हैं हमारा, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमारा ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटॉमिक न्यूक्लियस, एंड डी सेइंग न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर सी जो है एटॉमिक न्यूक्लियस, अभी हमने पढ़ा था, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड ये 2021 के अंदर पूछा है एक ही चीज को रिपीट करके, ठीक है। आगे देखते हैं हम, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ व्हाट, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये कितनी बार यूपीएससी ने अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिया भैया रदरफोर्ड से कि मतलब क्या बताया जाए। ऑप्शन नंबर ए सेइंग इलेक्ट्रॉन, बी सेइंग प्रोटॉन, सी सेइंग न्यूक्लियस, एंड डी सेइंग हीलियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई थी ये हमारे रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल्स द्वारा की हुई थी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय होम। ये हमारा पूछा है इसलिए एनडीए 2020 के अंदर कि भैया न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसके द्वारा हुई गई थी। ऑप्शन नंबर ए सेइंग जेम्स चैडविक, बी सेइंग अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सी सेइंग जे थॉमसन, एंड डी सेइंग जॉन डेल्टन। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, एनडीए 2020 के अंदर पूछा गया है। ये घर के पास से हमारा ऑटो जा रहा है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। 2 मिनट वेट करते हैं, इसे चले जान देते हैं। हाँ तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे जेम्स चैडविक, की आपको याद रखना है, इन्होंने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। आगे बात करते हैं भैया क्या कह रहा है
कि द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, कि भैया वैलेंसी जो होती है एलिमेंट की ये किस पे डिपेंड करती है, ये इसने पूछा है यूपीएससी ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या कह रहा है कि भैया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम, कि भैया जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उस पर डिपेंड करेगी। बी कह रहा है मास नंबर ऑफ एटम, की जितने ज्यादा मास नंबर होगा, जितना ज्यादा मास नंबर होगा उतनी ज्यादा वैलेंसी होगी। सी कह रहा है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, एंड डी सेइंग व्हाट, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम, एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, कि भैया जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर एलिमेंट्स में है, आउटर शेल में है, उस पर उसकी वैलेंसी जो है किसी भी एटम की डिपेंड करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। एनडीए 1 2017 के अंदर ये पूछा गया था। आगे बात करते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू व्हाट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ व्हाट। ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी हमने अभी देखा कि सीएपीएफ 2024 के अंदर पूछा गया कि भैया एटॉमिक मास हमारा किस पे डिपेंड करता है। नहीं, एटॉमिक मास पे नहीं पूछा था दोस्तों, ये वाला जो सीएपीएफ 2024 का जो क्वेश्चन है वो हमारा एटॉमिक नंबर पे आता है कि भैया एटॉमिक नंबर हमारा किस पे डिपेंड करता है, तो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है, जितने ज्यादा प्रोटॉन्स उतना ही उसका एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे इसने पूछ लिया एटॉमिक मास पे, ठीक है, एनडीए 2020 पे, तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। जो एटॉमिक मास होता है हमारा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और वेयर एज एटॉमिक नंबर जो होता है दैट ओनली डिपेंड्स ऑन प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नॉट करेक्ट, सीडीएस 2 2020 के अंदर ये पूछा गया है इसमें। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी है कि न्यूट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लिक एटॉमिक न्यूक्लियाई, ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स हमारे कहाँ रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं हमारा एनडीए 1 2016 के अंदर क्या बोला है इसने कि द एटम ऑफ कार्बन है 6 प्रोटॉन्स, its mass number is 12, how many neutrons are present in the atom of the carbon? Option number A is saying 12, B is saying 6, C is saying 10 and D is saying 12. So the correct option of this question is option number C, that is 6, right? So 6 number of neutrons are present in the atom of carbon. Let us move to next question. Next question is saying that the most of the mass of the atom can be found in where, in which part of the atom, कि भैया मास जो होता है हमारा, सबसे ज्यादा मास हमारा किस पार्ट ऑफ एटम पे है लाई करता है, हमें पाया जाता है, तो हमारा कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, न्यूक्लियस में पाया जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कवर किया था, और ये किसने खोज करी थी, ये हमारी रदरफोर्ड भाई साहब ने करी थी। रदरफोर्ड भाई साहब ने देखा कि भैया जो एटम है उसकी जो मैक्सिमम स्पेस है वो हमारी क्या है, वो खाली है, और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में मतलब मैक्सिमम जो है वॉल्यूम जो मास जो है वहां पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। एनडीए 1 2024 के अंदर ये पूछा गया है। आगे बात कर लेते हैं मास नंबर। ठीक है, मास नंबर ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय व्हाट, एनडीए 1 2012 के अंदर पूछा है इसने कि मास नंबर हमारा किस पे डिटरमाइन होता है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, एडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हमारा जो है मास नंबर डिटरमाइन करता है। आगे बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग मोस्ट करेक्टली डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर हमारा किस पे डिटरमाइन होता है। ठीक है, ये हमारा एनडीए 2 2010 के 11 के अंदर पूछा है। तो अगेन जैसे हमने बात करते हैं एटॉमिक नंबर हमारा किस पे डिपेंड होता है दोस्तों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे हमारा जो एटॉमिक नंबर है यह डिपेंड करता है, और ये एनडीए 2011 क्या बोलते हैं 11 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, और अभी यही जो क्वेश्चन है सीएपीएफ 2024 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट, कि मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट की कौन सी होती है भैया। एक एलिमेंट जो होगा उसका क्या है, एक मेल्टिंग पॉइंट होगा, बिल्कुल होगा, एटॉमिक नंबर होगा, कलर होगा, या फिर एटॉमिक वेट होगा, इनमें से क्या चीज जो है नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है एटॉमिक नंबर, दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट। भैया कोई भी अगर एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर तो होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन तो होंगे ही ना उसके अंदर, कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो होंगे ही, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन डिसाइड्स द एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट, यहाँ पे मोस्ट लिखा है, ये मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ऑप्शन नंबर ए सेइंग डेंसिटी, बी सेइंग बॉइलिंग पॉइंट, सी सेइंग मास नंबर एंड डी सेइंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कैसे यूपीएससी मतलब खेलता है। एनडीए 2020 के अंदर पूछा यही चीज पूछ ली इसने, और यहाँ पे भी इसने देखो सीडीएस 2017 के अंदर यही चीज पूछा है इसने कि भैया इसमें मोस्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एलिमेंट की वो क्या है, तो अभी हमने पढ़ा है क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस क्वेश्चंस का करने का आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, मतलब आपके कंसेप्ट जो है बिल्कुल ज्यादा पता चल जाते हैं आपको कि किस चीज पर आपको फोकस करना है भैया। ठीक है, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन आप जो है आपके इंपेरेटिव है, करने ही करने चाहिए आपको, चाहे कहीं से भी कर लो, जो भी करा रहा हो वहां से कर लो, बट लेकिन कर लो। आगे बात करते हैं मूवमेंट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम प्रोड्यूसेस व्हाट। ऑप्शन नंबर ए इज सेइंग अल्फा रेज, बी इज सेइंग बीटा रेज, सी इज सेइंग गामा रेज, सी इज सेइंग डी इज सेइंग एक्स रे। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन सीएपीएफ 2015 एग्जामिनेशन।
So the correct option of this question is option number D. X-rays is the correct option. आगे बात करते हैं which of the following statement is not correct. CDS 2019 के अंदर ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है. आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ें, इसका आंसर दें, तब तक हम पानी पी लें. हाँ तो दोस्तों बताइए इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा. ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भैया एलिमेंट आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस. बी कह रहा है हमारा आइसोबार्स आर एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. C is saying atomic number of an atom is equal to the number of neutrons in this in its nucleus. D is saying valency is the combining capacity of an atom. So इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या होगा. ऑप्शन नंबर बी होगा कि आइसोबार्स आर एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला जो क्या बोलते हैं ऑप्शन है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने इनकरेक्ट पूछा है. ठीक है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग हैज कॉइन्ड द टर्म क्वार्क, the fundamental particle that make a proton and neutron in an atomic nucleus. ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसने पूछा है CAPF 2017 के अंदर. तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है. ऑप्शन नंबर बी है, मुरे गेल मैंके. ठीक है, जो भी इनका नाम होगा, इन्होंने ये जो क्वार्क है ये वाली चीज जो है कॉइन करी है. ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस पे जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अंदर इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. तो हो सकता है इन फ्यूचर यूपीएससी इस पे से क्वेश्चन पूछ ले. ठीक है, तो जो क्वार्क क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. is the fundamental particle made of proton and neutron and it has been coined by Mr. Murray. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट बात करते हैं सीडीएस 2020 के अंदर क्या पूछा है कि द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट. ऑप्शन नंबर ए सेइंग प्लूटोनियम, बी सेइंग ड्यूटेरियम, सी सेइंग ट्राइटियम एंड डी सेइंग हाइड्रोनियम. तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ट्राइटियम जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ये जो आइसोटॉप के जो हाइड्रोजन का आइसोटॉप है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है. इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रखे हैं और मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं कि इनके आइसोटॉप के नाम क्या है. ठीक है, तो ये जो आइसोटॉप्स हैं आपको कर लेना है. अभी हम क्वेश्चन देखेंगे उसके ऊपर. तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा सीएपीएफ 2020 के अंदर क्या बोला है इसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम. की एवरेज एटॉमिक मास हमारा क्लोरीन एटम का कितना होगा, ये इसने पूछा है. तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों. 35.5 यूनिट जो है ये हमारा क्लोरीन का एटॉमिक मास होगा. ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास होगा. आगे बात करते हैं आइसोटॉप. जैसे मैंने आपको बताया था आइसोटॉप पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं यूपीएससी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आइसोटॉप इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. द सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन सीएपीएफ 2024 एग्जामिनेशन, जो कि अभी 6 अगस्त को हुआ है. कि जो आइसोटॉप ऑफ कैंसर की कैंसर के जो आइसोटॉप है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं. तो भैया जो कोबाल्ट है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, कि जो कोबाल्ट के आइसोटॉप है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं. तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं. ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा सीएपीएफ 2024 के अंदर पूछा गया था. ठीक है, तो अब यहाँ पे इसने उल्टी तरीके से पूछ रखा है 2021 में कि भैया जो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसके आइसोटॉप कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए होते हैं. तो भैया कोबाल्ट के होते हैं. ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी के अंदर ये बोल रखा है. हमने उस वीडियो के अंदर आपको जो हमने एनालिसिस किया है साइंस का जो एनालिसिस, उसके अंदर आपको स्क्रीनशॉट के साथ प्रोवाइड भी करा रखा है. तो अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो. आगे बात करते हैं. क्लोरीन अकर्स इन द नेचर इन 2 आइसोटॉपिक फॉर्म्स ऑफ मास 35 यूनिट एंड 37 यूनिट. सॉरी मैं पॉइंट पता नहीं क्यों लगा रहा हूँ. in the ratio of 3:1 respectively. What is the average atomic mass of chlorine atom? Again ये वाला क्वेश्चन दोस्तों देख रहे हो, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन अगेन यहाँ पे पूछा गया था सीएपीएफ 2020 के अंदर कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम इज व्हाट. ये हमारा 35.5 होता है. ये हमारा 2020 के अंदर पूछा गया था, राइट. और ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा 2021 के अंदर एनडीए ने पूछ लिया कि भैया क्लोरीन जो है हमारा, ये हमारा एनवायरमेंट में 2 तरह से यूज प्रेजेंट होता है. 2 तरह के आइसोटॉप में प्रेजेंट होता है. एक का मास होता है 35, एक का मास होता है 37. तो उसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, वो एवरेज हमारा क्या होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि 35.5 यूनिट होगा. ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. इसमें कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है. ये हमारा पूछा है सीडीएस 1 2019 के अंदर कि भैया क्या बोल रहा है कि एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस. ओके, बी कह रहा हमारा आइसोबार्स आर एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. सी सेइंग एटॉमिक मास द मास नंबर of an atom is equal to the number of neutrons in its nucleus, and D is saying valency is the combining capacity of the atom. So you have to say which of the options is incorrect. Okay, इसका दोस्तों हमारा incorrect option क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा. Isobars are atoms having same atomic number. नहीं, same atomic number नहीं होता. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. आगे बात करते हैं सीडीएस 1 2017 के अंदर क्या बोला है भाई कि देयर आर 2 एलिमेंट्स कैल्शियम एंड आर्गन. इसका कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो होता है हमारा 20 होता है
आर्गन का भैया हमारा 18 होता है। तो मास नंबर ऑफ बोथ एलिमेंट इज 80। दे आर देयरफॉर नोन एज व्हाट? आइसोटोन्स, आइसोकोर्स, आइसोबार्स या फिर आइसोटॉप्स। इसका दोस्तों हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि आइसोबार की डेफिनेशन क्या होती है? एटम्स हैविंग सेम मास नंबर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, साइज ऑफ पार्टिकल्स बीइंग स्टडीड इन नैनो टेक्नोलॉजी इज अबाउट हाउ मेनी स्मॉल, कितना स्मॉल है? ठीक है, हाउ मच स्मॉल? ऑप्शन नंबर ए सेइंग 1 आर्मस्ट्रांग टू 10 नैनोमीटर, बी सेइंग कि 1 to 100 नैनोमीटर, सी सेइंग 1 to 5 1 to 50 यू, और डी सेइंग हमारा 1 mm टू 10 mm के बीच में हमारा होता है। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये हमारा CDS 2021 के अंदर पूछा, ऑप्शन नंबर बी जो है 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में जो है हमारा ये नैनो पार्टिकल के, नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी ये साइज होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, और शादी एनसीईआरटी के अंदर भी नहीं दे रखा डायरेक्टली। दोस्तों इसी के साथ हमारे क्लास 9 के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस थे सारे हमने कवर कर लिए दोस्तों। काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे हमारे क्लास 9 से। यहाँ पे देखो, अगर इंडेक्स अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें पता चलेगा कि कितने ज्यादा क्वेश्चंस थे यहाँ पे। तो क्लास 9 की जो हमारी एनसीईआरटी है हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है केमिस्ट्री की। बायो की हमने पहले, इससे पहले वाली जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी कह रहा हूँ, इससे पहले वाली जो वीडियोस के अंदर हमने बायो कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री भी आपका क्लास 9 का हो गया, बायो भी आपका क्लास 9 और 10 दोनों का होगा। क्या है, अब हम बात करते हैं क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है उसमें केमिस्ट्री की। तो क्लास 10 की एनसीईआरटी को खत्म करते हैं अपना। तो क्लास 10 की एनसीईआरटी में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसके प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं हमारा यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तब तक हम जरा 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं पानी वानी का। आप भी चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है इसे भी कवर करते हैं हमारा, फटाफट खत्म इसे कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भैया? एक सेकंड में माइक लगाना भूल गया। हाँ, तो दोस्तों क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है इसे भी हम स्टार्ट करते हैं और फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा चैप्टर हमारा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है? एंड ये 2023 के अंदर पूछा भी, लेटेस्ट थी। ऑप्शन नंबर ए सेइंग इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, बी सेइंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सी इज सेइंग स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ सिलेंडर गैस, एंड डी सेइंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? डायरेक्ट हमारा एनसीईआरटी से अंदर पूछा है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर जो है दैट इज दी एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। जो एक्टिविटी वाला सेक्शन है उसके अंदर हमारा दे रखा है। ठीक है, जो ब्लू कलर के फॉन्ट से लिखा रहता है उसके अंदर आपको मिल जाएगा ये। आगे बात करते हैं, when copper reacts with moist carbon dioxide CO2 in air it forms a green coating of which one of the following compound। ये अगेन डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी के अंदर पूछा है। मतलब एनसीईआरटी पे अगर कमांड हो ना बच्चों की तो 80% क्वेश्चन उसके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल गिवन है। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, क्यूप्रिक कार्बोनेट जो है इसकी परत चढ़ जाती है उस पर ग्रीन कलर की। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इवॉल्व्स हीट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो भैया पानी के अंदर घोल दिया तो कौन सी जो इसमें सब्सटेंस है वो हीट जो है वो इवॉल्व करेगी? कौन सा इसमें से? मतलब बेसिकली एक्सोथर्मिक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है दोस्तों दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन सीडीएस 1 2011। आगे बात करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस लेक लाइन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? ऑप्शन नंबर ए इज सेइंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, B is saying decomposition reaction, C is saying oxidation reaction, and D is saying addition reaction. So what is the correct option दोस्तों?
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर टू प्रोड्यूस लेक ग्लाइम इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। ये हमारा पूछा है एनडीए 1 2021 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए सेइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बी सेइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन, सी सेइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डी सेइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑफ क्विकलाइन विद वाटर टू प्रोड्यूस लेक ग्लाइम इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि भैया हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी के अंदर है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं, ड्यूरिंग व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स लेक लाइम रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट दिस करेक्टली। डायरेक्टली हमारे दोस्तों एनसीईआरटी के अंदर से पूछा है ये जो रिएक्शन है, डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी के अंदर से मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर पूछा, ये वाली जो रिएक्शन है ये हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। सीडीएस 2023 के अंदर पूछा जो लेटेस्ट है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। भैया एंडोथर्मिक रिएक्शन का कौन सा एग्जांपल है बता दो जरा, सीडीएस सीएपीएफ 2021 के अंदर पूछा है। ये सारे रिएक्शन देख के दोस्तों घबरा मत जाना, जितने भी रिएक्शन हैं आपके ये सारे हमारे एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। एनसीईआरटी की जो रिएक्शन है उन्हें आप एक बार समझ लोगे, उनके अलावा कोई सा भी क्वेश्चन हमारा नहीं आने वाला बाहर से। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, CaCO3 जो होता है हमारा, ये हमारा चेंज होता है दो कंपाउंड में एंडोथर्मिक रिएक्शन में, क्या किस में होता है, CaO में होता है और CO2 में होता है। आगे बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर इन एयर। देखो मैग्नीशियम रिवर इन एयर का पहले ही क्वेश्चन हमने किया था चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, और देखो यहाँ पे CDS 1 2023 के अंदर अगेन पूछ लिया इसने। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि भैया व्हाइट पाउडर ऑफ MgO इज फॉर्म्ड। अच्छा, बी इज सेइंग दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंबशन रिएक्शन एंड स्टेटमेंट नंबर 3 इज सेइंग दैट हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी के अंदर से पूछा गया है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डिसॉल्व्ड इन H2O गिव्स हिसिंग साउंड। इनमें से कौन सा जो है भैया अगर पानी के अंदर मिला दें तो हिसिंग साउंड देगा। ये CDS 1 2009 के अंदर पूछ दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, क्विक लाइम को अगर आप पानी में मिला दोगे तो भैया हिसिंग साउंड देगा ये, तो डायरेक्टली हमारा वहां से ये पूछा गया है। आगे बात करते हैं, CAPF 2012 के अंदर क्या बोल दिया भाई इसने कि व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट the iron nail becomes brownish in color and the blue color of the copper sulfate fades after the some time. The reaction is an example of chemical composition, chemical deposition, displacement या फिर double displacement reaction. This question has been asked in CAPF 2012 examination. So what is the correct option दोस्तों, option number C is the correct option. Displacement reaction का example है दोस्तों, right? Displacement reaction का example है, डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी के अंदर आपको मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा ये जो दिया है ना स्टेटमेंट डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी के अंदर है। चाहता तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा सकता था, बट अगेन हमें यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने हैं, तो इस वजह से अगर मैं स्क्रीनशॉट लगाना बैठ गया तो केवल 1-2 वीडियो ही आ पाएंगे और केवल 1-2 ही चैप्टर हमारे कवर हो पाएंगे, इसलिए सिलेबस कंप्लीट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर आपको मिल जाएगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, कुछ मेहनत आप भी करिए। आगे बोला इसने एनडीए 1 2023 के अंदर क्या बोला है भैया कि एन आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न्स ब्राउन। ओके, दिस इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये वही हमारा डायरेक्ट हमारा एनसीईआरटी के अंदर पूछा भैया कि आयरन नेल को अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दोगे, ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ, जो एक्टिविटी वाला जो सेक्शन होता है एनसीईआरटी के अंदर जो होता है, जो ब्लू फॉन्ट के अंदर दिया होता है एक्टिविटी 3.0 ये वगैरह ये सब, उसके अंदर से ये क्वेश्चन उठा के पूछा गया है। ठीक है, तो एक्टिविटी को कई बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बट एक्टिविटी को आपको केमिस्ट्री के अंदर बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसे टॉप से लेकर बॉटम तक पढ़ो, कुछ भी इग्नोर मत करो उसे, सारा आपका काम का है। ठीक है, तो एक्टिविटी से क्वेश्चन हमेशा पूछता है यूपीएससी केमिस्ट्री के अंदर तो खास तौर से, तो उस एक्टिविटी और फिर उसके लास्ट में जो हमारा ऑब्जर्वेशंस होती हैं कुछ, वो पैराग्राफ के अंदर दे रखे होते हैं, इस वाली एक्टिविटी के अंदर ये चीजें हुई थी, ये बताता है। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं भैया, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने हैं हमें, देखो यहाँ पे 441 स्लाइड्स करनी है हमें, आउट ऑफ विच वी हैव डन ओनली 200 स्लाइड्स अप्रोक्सीमेटली। खैर कर लेंगे फटाफट। यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है ये। क्या बोल दिया भाई इसने कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स 2Fe प्लस Al है दोस्तों ये। ठीक है, ये A1 नहीं है, Al है, Al2O3। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द केमिकल रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। इनमें से बता दो भैया कौन सी सही नहीं है। पहला कह रहा है कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बी कह रहा है भैया इट इज हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन, C saying Fe2O3 acts as an oxidizing agent, and D is saying that this reaction is applicable to the joining of the railway tracks। तो दोस्तों ये वाला जो रिएक्शन है ना,
ये मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये डायरेक्टली हमारे एनसीईआरटी के अंदर से पूछा ही है, ठीक है। इस रिएक्शन हम क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन भी बोलते हैं, जो कि हमारी जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं उनकी जो वेल्डिंग होती है, उनकी वेल्डिंग के द्वारा ये जो रिएक्शन है ये काम आता है हमारा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें क्वेश्चन यूपीएससी ने बहुत ज्यादा बनाया है। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ये वाला जो स्टेटमेंट है, इट इज हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द रिएक्शन ऑफ Fe2O3 विद एल्यूमिनियम। अगेन ये जो ऊपर बताया था ना मैंने आपको, यही चीज, इट इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको बताया था। द हीट इवॉल्व इज यूज फॉर द वेल्डिंग पर्पस, बिल्कुल सही बात है। 3 कह रहा है हमारा, द एल्यूमिनियम मेटल्स एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड फोर्थ इज सेइंग दैट molten Fe and Al are formed at the end of the reaction. So what is correct option दोस्तों? Option number A is the correct option. It is known as the thermic reaction, बिल्कुल सही बात है। It is the reaction in which heat is evolved for the and which is used further for welding process. This is also the correct option, ठीक है। बट ये दोनों चीजें हैं कि एल्यूमिनियम मेटल्स एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारा इनकरेक्ट है, और जो हमारी चौथी ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी के अंदर पूछा दोस्तों, थर्मिक रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन इसमें से हमेशा आते हैं, आपको कर लेना है ये। आगे बात करते हैं, पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स आर यूजुअली फ्लश विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो भैया ये तो मतलब बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, अगर आप डिस्कवरी वगैरह चैनल देखते थे बचपन में तो तब भी आप कर पाओगे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, बी कह रहा है हाइड्रोजन, सी कह रहा है नाइट्रोजन, डी कह रहा है हमारा ऑक्सीजन। तो इनमें से कौन सी गैस हमारे भरती हैं चिप्स पैकेट के अंदर, लेज वगैरह के अंदर? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ताकि जो रेंसिडिटी है जो प्रोडक्ट है उसके अंदर वो खराब ना हो, ठीक है। सीएपीएफ 2021 के अंदर पूछा है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। इनमें से बता दो भैया ये कौन सा हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सेइंग रस्टिंग ऑफ आयरन, बी सेइंग ओपनिंग ऑफ सोडा बॉटल, सी सेइंग रेंसिडिटी, एंड डी सेइंग कंबशन। तो भैया रस्टिंग ऑफ आयरन तो भैया ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बिल्कुल सही बात है। रेंसिडिटी भी हमारा ऑक्सीडेशन है, कंबशन भी हमारा हो सकता है, लेकिन सोडा बोतल को अगर आप खोल रहे हो तो इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन दोस्तों? सोडा बोतल है, उसे खोलो और पी जाओ, क्या दिक्कत है? इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओपनिंग ऑफ सोडा बोतल इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे बात करते हैं, in the reaction ZnO plus C, Zn plus CO is formed, ठीक है। so C act as what? C act as an acid, act as an base, act as an oxidizing agent और act as an reducing agent। डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी के अंदर पूछा है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। so C हमारा जो होता है हमारा, ये हमारा it acts at what? it act as a reducing agent, ठीक है। so option number D is the correct option। आगे बात करते हैं, which of the following chemical reaction is not feasible। इनमें से कौन सी रिएक्शन बता दो भैया feasible नहीं है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है Fe plus CuSO4 गिव FeSO4, ठीक है। ऐसे करके इसने 4 ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है Cu plus PbCl2 गिव CuCl2 plus Pb, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाई? ये वाला क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा, कोई बताएगा कमेंट में? ये वाला क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा? ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व होगा हमारे रिएक्टिविटी सीरीज से। जो हमारी हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उन्हें जो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो हमारा डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पे हमने देखा कि भैया इसने क्या बता दिया यहाँ पे कि जो कॉपर है हमारा, इसने दैट इज रिप्लेस व्हाट, लेड, ठीक है। तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो? तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज से सॉल्व होता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच वाइल बर्निंग हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स। एक सेकंड वेट करते हैं, ऑटो दोबारा जा रहा है। हाँ तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि while burning hydrocarbon fuels, if we see a yellow flame with lots of black smoke, it means that the fuel is what? The fuel is made, option number A is saying made of saturated hydrocarbons, made of unsaturated hydrocarbons, and C is saying burning completely, and D is saying wet. And directly this question has been asked from where? Directly this question has been asked from NCERT, ठीक है। So NCERT is the key। सीडीएस 2022 के अंदर पूछा है, अगर भैया कोई फ्लेम है जो कि हमारा येलो फ्लेम और ब्लैक स्मोक के साथ बर्न कर रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लैक स्मोक के साथ बर्न कर रही है, तो इसका मतलब कि भैया जो फ्यूल है दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इस पे भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। आगे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इनमें से बताना आपको, आइडेंटिफाई द स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग एक्टिंग एज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट रिस्पेक्टिवली। तो इसमें आपको बताना है भैया इनमें से जो ये रिएक्शन हो रही है इसमें से कौन सा जो है ऑक्सीडेंट एक्ट कर रहा है और रिडक्टेंट एक्ट कर रहा है। सीएपीएफ 2023 के अंदर ये पूछा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है Cu जो होता है हमारा, और जो हमारा S होता है ऑफ CuS,
ये हमारे क्या कर रहे हैं, ये हमारे ऑक्सीडेंट और रिएक्टेंट ऐड करते हैं। आगे बात करते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारे चैप्टर नंबर 1 के सारे प्रीवियस क्वेश्चन खत्म होते हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी के। अब क्लास 10 की जो हमारी अगली क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है उसकी जो अगला चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया। इसके हम सारे प्रीवियस क्वेश्चन जो हम करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये रहा। आप भी अगर पानी वानी पीना चाहो तो पी सकते हो। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा करने हैं। स्मॉल स्मॉल ब्रेक ले सकते हैं हम, जिसमें आप पानी वानी पी सकते हो। मुझे तो पानी पीने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बोलना पड़ता है इतना। खैर देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है भैया। ये वाला क्वेश्चन हमारा CDS1 2014 के अंदर पूछ दिया है। क्या बोला इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अब ये अगेन जो ये लिटमस वाला जो है ना, ये ब्लू लिटमस में रेड चेंज कर रहा था, कौन सा है, रेड टू ब्लू कर रहा था, कौन सा है, एसिड है कि बेस है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें इसने क्या बोला, ऑप्शन नंबर ए सेइंग एसिड सॉल्यूशन, बी सेइंग बेस सॉल्यूशन, एंड ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 सेइंग दैट कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसमें आपको बताना है कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। इसमें अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी जो है, ये दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। कि दैट अगर कोई सॉल्यूशन है जो कि ब्लू लिटमस को रेड कर दे रहा है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ बेस सॉल्यूशन एंड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया टर्मरिक, हल्दी जो होती है, इट रैपिडली बिकम्स कलर ऑन एसिडेशन। टर्मरिक रैपिडली बिकम्स कलर ऑन एसिडेशन ऑफ व्हाट। ओके, इसमें थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि कुछ ग्रामर सेंस, ग्रामेटिकल सेंस नहीं बन रही इसमें। खैर टर्मरिक जो होता है हमारा, रैपिडली बिकम्स कलर ऑन एडिशन ऑफ व्हाट। अच्छा, मतलब शायद ये बोल रहा है कि भैया हल्दी में कलर आता है कैसे, मेरे को समझ नहीं रहा दोस्तों। इसमें शायद मैंने टाइप करते समय कुछ मिस्टेक कर दी है। खैर अगर आपको समझ में आए तो बता देना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी है। एंड ये 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है लेमन जूस, इसका करेक्ट ऑप्शन है टर्मरिक का। तो शायद मेरे को यही लग रहा है कि हल्दी, मतलब पता नहीं क्या है इसका। खैर करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी है। और उसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है जरूर कुछ। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें क्या कह रहा है CDS1 2022 के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव्स लिटमस। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर पूछा है कि बेसिकली हमारा जो लिटमस होता है, ये हमारा किस ऑर्गेनिज्म से बनता है, किस लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। तो भैया लाइकेन से बनता है, आपको याद रखना है। जो लाइकेंस होता है, इसी के थ्रू हम लिटमस पेपर बनाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भैया कोई भी सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं NDA-1 2021 के अंदर क्या पूछा भैया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट रिजल्ट इन द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन में रिजल्ट नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए सेइंग रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, बी सेइंग मिक्सिंग वाटर टू प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी सेइंग हीटिंग जिंक मेटल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एंड डी सेइंग रिएक्शन ऑफ पोटेशियम मेटल विद वाटर। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, मिक्सिंग वाटर विद प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। NDA-1 2021 के अंदर भैया ये पूछा गया है। आगे बात करते हैं हमारा रिएक्शन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिएक्टेंट्स विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अगेन इनमें से कौन सा जो रिएक्शन है अगर होगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। CDS1 2018 के अंदर पूछ दिया है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सेइंग दैट मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी सेइंग कॉपर एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कार्बोनेट, सी सेइंग कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड डी सेइंग जिंक एंड नाइट्रिक ऑक्साइड एसिड, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द सॉल्ट कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट। इनमें से कौन सी चीज जो सब्सटेंस है ये कैल्शियम कार्बोनेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लाइम वाटर जो होता है दैट डज नॉट रिप्रेजेंट कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये हमारा NDA 2019 के अंदर ये पूछा गया है। आगे बात करते हैं टू रिएक्टेंट्स इन अ फ्लैश at room temperature are producing bubbles of a gas that turns lime water milky. The reactants could be what? CDS 2018 के अंदर पूछा। ऑप्शन नंबर ए सेइंग जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी सेइंग मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड सी सेइंग मीथेन एंड ऑक्सीजन, एंड डी सेइंग कॉपर एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। So in this option number B is the correct option, magnesium carbonate and hydrochloric acid, that is the correct option. नेक्स्ट बात करते हैं NDA 2009 के अंदर पूछा है भैया कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड इन कनेक्शन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज सेइंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज पॉइजनस गैस, ओके। बी इज सेइंग भैया कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड, सी इज सेइंग दैट स्टेटमेंट नंबर 3 इज सेइंग दैट CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की,
ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इसने पूछा कौन सा है, तो भैया इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या, ऑप्शन बस बी है। जो पहले जो स्टेटमेंट है ये हमारा इनकरेक्ट है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कब से पॉइजनस होने लग गया दोस्तों, ये तो हमारा इनकरेक्ट होगा, कोई भी कर सकता था इसे एलिमिनेट। जो दूसरा है हमारा स्टेटमेंट, ये हमारा सही है कि भैया जो CO2 होता है हमारा एसिडिक ऑक्साइड होता है, और जो अगला है कि CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी से उठाया है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द गैस व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए, यहीं पे तो देखा हमने अभी, देखो दैट CO2 जो होता है दैट टर्न्स CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, एंड ये 2009 के अंदर पूछा गया था ये, और ये फिर 2012 के अंदर ये इसी क्वेश्चन को अलग तरह से फ्रेम कर लिया इन्होंने। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, द हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल्स आर एसिडिक, बेसिक, बोथ एसिडिक एंड बेसिक, और डी न्यूट्रल, दैट इज बीन आस्क्ड इन CAPF 2015 एग्जामिनेशन। सो द हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल्स आर एसिडिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Let us move towards next question. Next question is saying that which of the following acid is used by goldsmith for creating gold and silver articles? Okay, that is very important question दोस्तों, एंड ये 2023 के अंदर पूछा है ये। तो इसमें दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रिक एसिड जो होता है भैया HNO3, दैट इज यूज्ड बाय गोल्ड्समिथ, ठीक है। इसको हम कहते भी हैं कुछ, इसका मैं शायद नाम बोल रहा हूँ, इसको कुछ कहते भी है, इसका एक पर्टिकुलर नाम है। और इस पर भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो HNO3 हमारा ये किस रेशियो में यूज करता है, जो हमारा गोल्ड्समिथ है ये हमारा 3:1 के रेशियो में करता है, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आ रखा है क्या, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन COO ग्रुप, ये हमारा CAPF 2019 के अंदर पूछा है। COO ग्रुप का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है वो हमारा इसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है इसके अंदर हमारा प्रेजेंट नहीं होता है। आगे बात करते हैं, antacids are commonly used to get rid of acidity in stomach. The commonly used antacid is what? Sodium hydrogen, ये क्या लिखा है इसने, पैथेल, ठीक है, जो भी इसे बोलते हैं। बी कह रहा है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सी इज सेइंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड डी इज सेइंग मैंगनीज एसीटेट। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे बोलते हैं हम, आगे कहते हैं हम अगला क्वेश्चन कि द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये हमारा डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर बोल रखा है। इस टाइप की बार, इस टाइप का एक मीटर बना होगा, उसके अंदर हमारे अलग अलग ये पीएच होंगे, उसमें यहाँ पे एग्जांपल्स होंगे। डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी के अंदर है, वहां से उठाया है, तो इसे भी आपको कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना पीएच होगा दोस्तों, 10 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बस सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, A solution having pH equal to 0 is known as what? तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी जो pH है वो इक्वल टू 0 है, तो उसे हम कैसा सॉल्यूशन बोलेंगे। ये हमारा CDS1 2020 के अंदर पूछा है, तो हम दोस्तों इसे हाईली एसिडिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है, अगर इसके सॉल्यूशन का जो pH है वो हमारा 0 के करीब होगा। तो आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ pH ऑफ द गिवन सब्सटेंस। तो इसमें दोस्तों हमारा ये हमारा CDS1 2023 के अंदर पूछा है। तो इसमें हमारा ये पूछता है इसने कि पीएच के हिसाब से वो करना है, अरेंज करना है, जिसकी सबसे कम पीएच है उसे आगे रखो, ऐसे करके सबसे जो ज्यादा पीएच वाला है उसे हम पीछे रखेंगे, ठीक है। तो देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 10 होती है, तो ये तो हमारा लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है। सबसे पहले लेमन जूस होता है, उसकी पीएच कम होती है, फिर कॉफी होता है, फिर ब्लड होता है, फिर जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसकी जो हमारी है सबसे ज्यादा होती है, इसकी 10 होती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, द मिल्कमैन एड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू मिल्क, दिस मेक्स द पीएच ऑफ द मिल्क व्हाट, स्ट्रांगली अल्कलीन, वीकली अल्कलीन, स्ट्रांगली एसिडिक और वीकली एसिडिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जब भैया पानी मिला दे तो क्या होगा हमारा, वीकली अल्कलीन होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसिड्स आर नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए सेइंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड बाय स्टमक, बिल्कुल सही बात है। बी सेइंग एसिटिक एसिड इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर। सी सेइंग ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड इन टैमरिंड पेस्ट। डी सेइंग लेमन एंड ऑरेंज जूसेस कंटेन सिट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे CDS 2023 के अंदर पूछा है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कि जो ऑक्सैलिक एसिड होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड आर फाउंड इन टैमरिंड पेस्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग एसिड्स इज फाउंड इन अबंडेंस इन टमाटो, कि भाई टमाटो के अंदर कौन सा एसिड फाउंड होता है। बहुत ही ज्यादा कॉमन और इजी क्वेश्चन है, कौन सा फाउंड होता है हमारे टमाटो के अंदर दोस्तों, टमाटो के अंदर हमारा होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये टार्टरिक मत कर देना, ऑक्सैलिक है, ठीक है, दैट इज नॉट।
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं द एसिड कंटेन्ड इन विनेगर, विनेगर के अंदर हमारा कौन सा होता है भैया, सिरके के अंदर कौन सा होता है हमारा, सिरके के अंदर होता है हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड जो होता है ये हमारा होता है। आगे बात करते हैं मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड के अंदर क्या होता है हमारा, मिथेनोइक एसिड, इसने अच्छा ये कुछ और पूछा है, मिथेनोइक एसिड इज नॉर्मली फाउंड इन वेयर, मसल्स के अंदर फाउंड होता है, यूरिन के अंदर फाउंड होता है, एंड स्टिंग के अंदर फाउंड होता है कि जो भैया चींटी काट ले तब, या फिर ह्यूमन ब्रेन के अंदर फाउंड होता है। मसल्स के अंदर दोस्तों हमारा कौन सा एसिड फाउंड होता है, लैक्टिक एसिड फाउंड होता है, अभी बायोलॉजी के क्लास में हमने किया था, ठीक है। खैर मिथेनोइक एसिड हमारा किसमें फाउंड होता है, एंड स्टिंग के अंदर फाउंड होता है, जो ततैया अगर आपको काट ले, चींटी काट ले तो उसके अंदर हमारा मिथेनोइक एसिड होता है, ठीक है, उसकी वजह से आपको पेन होता है, ठीक है, उसके ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं स्टिंगिंग हेयर ऑफ निटल लीव्स इंजेक्ट फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी कॉजिंग द बर्निंग पेन, द फ्लूइड इज व्हाट, तो भैया द फ्लूइड इज मिथेनोइक एसिड, कि भैया निटल जो ततैया है अगर वो काट ले तो हमारे मिथेनोइक एसिड छोड़ देती है हमारे बॉडी के अंदर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द स्टंग बाय हेयर of little leaves causes burning pain, this is due to injection of methanoic acid again, ठीक है, तो ये हमारा अगेन मिथेनोइक एसिड है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यही क्वेश्चन को यूपीएससी कितनी तरीके से पूछता है अलग अलग एग्जामिनेशन में, आप देख सकते हो आपके सामने है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स एसिड्स इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक, भैया ह्यूमन स्टमक के अंदर कौन सा एसिड फाउंड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फाउंड होता है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आता है कि भैया जो ह्यूमन स्टमक होता है उसके अंदर हमारा HCl फाउंड होता है, ठीक है, HCl हमारा होता है, तो भैया HCl तो हमारा बहुत ही तगड़ा एलिमेंट होता है, तो ये हमारी जो स्किन होती है इसे जला क्यों नहीं देता, तो क्यों नहीं जला पाता, क्योंकि जो हमारा स्टमक है उसके ऊपर हमारी लेयर होती है, किसकी लेयर होती है दोस्तों, म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है, म्यूकस, और जो ये म्यूकस है दिस प्रिवेंट्स द कॉन्टैक्ट ऑफ HCl टू दी सरफेस ऑफ स्टमक, ठीक है, इसकी वजह से जो हमारा स्टमक है वो जलता नहीं है, ठीक है, तो ये भी एक कंसेप्ट है, मेरे को लगा कि आपको शायद शेयर करना चाहिए। खैर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर फॉर टूथपेस्ट, अच्छा टूथपेस्ट हमारा कैसा होता है, बेसिकली इसने ये पूछा है, इट इज एसिडिक, इट इज न्यूट्रल, इट इज बेसिक, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड द मटेरियल ऑफ टूथ एनेमल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी है। टूथपेस्ट हमारे कैसे होते हैं दोस्तों, बेसिक ही तो होते हैं, बेसिक नेचर होते हैं, बेसिक नेचर के क्यों होते हैं भाई, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं तो जो शुगर वगैरह जो होता है हमारा वो हमारे दांत पे लग जाता है, ठीक है, दांत पे लग जाता है, उसकी वजह से वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया है ये जो हमारे दांत पे जो कैल्शियम होता है उसे वो कोरोड करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जो एसिडिक जो है एक सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। अब इस एसिडिक को हम न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, बेस लगा के, ठीक है, तो इसलिए जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो जितना ज्यादा बेसिक हो उतना ज्यादा बढ़िया होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू COOH ग्रुप, ये अगेन हमारा जो क्वेश्चन है रिपीट हो गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि महात्मा गांधी की जो भैया डांडी मार्च थी, जो स्ट्रगल था फ्रीडम स्ट्रगल में, ये किसके साथ एसोसिएटेड था, तो आपने भैया डांडी मार्च किससे रिलेटेड था, ये हमारा सॉल्ट सत्याग्रह से था, ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह से था, यानी कि हमारा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी के अंदर देखा, ये चीज जो है ना स्टेटमेंट वाइज दे रखी है कि द महात्मा गांधी डांडी मार्च वाज फॉर NaCl, ठीक है। तो देयरफॉर NaCl इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड इन वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, द रोल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन दिस केस इज, तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है हमारा ड्रिंकिंग पर्पस के लिए पानी के अंदर डाला जाता है, तो इसका क्या काम होता है, तो भैया ब्लीचिंग पाउडर जो होता है हमारा डिसइंफेक्टेंट होता है, इसकी वजह से हम पानी के अंदर इसे डालते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है इसके अंदर कौन सी चीज यूज होती है, डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर से पूछा है ये, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ये हमारी यूज होती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है दैट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। आगे बात करते हैं व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, CDS 1 2005 के अंदर पूछा है, क्या है भैया, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है दैट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, सो बी से बाइकार्बोनेट, बी से बेकिंग सोडा, इस तरह से आप याद कर सकते हो। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज एज वॉशिंग सोडा, ओके, तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट तो क्या होता है हमारा बेकिंग सोडा होता है, अभी हमने पढ़ा था, तो वॉशिंग सोडा का इसने क्या पूछ लिया कि वॉशिंग सोडा इसमें से कौन सा होता है केमिकल, तो वॉशिंग सोडा इसमें हमारा कौन सा होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है सोडियम कार्बोनेट जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, वॉशिंग सोडा का हमारा ये केमिकल नेम होता है। आगे बात करते हैं व्हेन अप्लाई टू द इफेक्टेड एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिलीव द पेन ड्यू टू एंट बाई, तो भैया इसमें से अगर आपको तितलियों ने काटा है
ठीक है, ततैया ने काटा है, तो इनमें से कौन सा एसिड लगाते हैं आपके स्किन के ऊपर जिससे आपको जो है अच्छा फील हो और आपका जो दर्द है वो कम हो? तो भैया जाहिर सी बात है, ततैया ने काटा है, वो एसिडिक नेचर है, तो बेसिक लगाओगे। बेसिक हमारा क्या है? बेकिंग सोडा जो है हमारा, ये दैट इज बेसिक इन नेचर, इस वजह से वो न्यूट्रलाइज करेगा, वो अच्छा लगेगा आपको। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ विच ऑफ व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दी फेरस सल्फेट क्रिस्टल? ये अगेन हमारा एनसीईआरटी से पूछा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर डी जो 7 है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड ये 2021 के अंदर पूछा है। आगे बात करते हैं, विच द पेस्ट ऑफ व्हाइट मटेरियल इन वाटर इज यूज्ड टू मेंटेन अ फ्रैक्चर बोन फिक्स्ड इन अ प्लेस, द व्हाइट मटेरियल इज कॉल्ड व्हाट? तो व्हाइट मटेरियल इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों, ये जो फ्रैक्चर बोन के लिए यूज होता है, पीओपी। आगे बात करते हैं, बर्निंग ऑफ चॉप्ड एप्पल, सॉरी बर्निंग कह रहा हूं मैं, ब्राउनिंग ऑफ चॉप्ड एप्पल कैन बी मिनिमाइज्ड बाय व्हाट? यूजिंग टेबल शुगर, प्रिजर्विंग इन कंटेनर, यूजिंग लेमन जूस और यूजिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो इट कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग लेमन जूस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज नोन एज ब्राइन, द सॉल्ट इज व्हाट? ये अगेन जो ब्राइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। सो सीएपी 2023 के अंदर पूछा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ये हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, सोडियम क्लोराइड जो होता है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जो केमिस्ट्री है इसमें ज्यादा क्वेश्चन है कंपेयर टू बायो, तो इसलिए तो थोड़ा सा जल्दी हमें चलना पड़ेगा। और इसमें वैसे भी ज्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, आपको जो है क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर है। कुछ अगर कॉन्सेप्ट होंगे जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं होंगे, तो उसमें मैं जरूर टाइम लेके आपको बताता रहूंगा। आगे बात करते हैं, ऑक्सीजन ऑन रिएक्शन विद नॉन मेटल फॉर्म्स ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर? तो जो ऑक्सीजन जो होता है हमारा, वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म करता है, तो किस टाइप के ऑक्साइड फॉर्म करता है? ऑप्शन नंबर ए सेइंग एसिड बेसिक ऑक्साइड, बी सेइंग एसिडिक ऑक्साइड, सी सेइंग एम्फोटेरिक एंड डी सेइंग न्यूट्रल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एसिडिक ऑक्साइड जो है ये फॉर्म करता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट बात करते हैं, तो दोस्तों इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 जो है इसके भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। बहुत ही ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे दोस्तों, इसके 50 से ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर जो है आपका बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा अगर आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, उसके पास बस 2 और चैप्टर हैं। ठीक है, जो चौथा चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें तो बस कुछ ही क्वेश्चन हैं, शायद 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और तो मतलब बस थोड़े ही क्वेश्चन रह रहे हैं बस, उसके बाद हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपना जो अगला चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसे देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, तब तक आप ये पढ़िए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, सो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन जो है हमारा स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर से। तो क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज बोथ मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज? किन में से कौन सा मेटल है भैया बता दो जरा, जिसमें मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी हो? ऑप्शन नंबर ए सेइंग Na, सी बी सेइंग Au, सी सेइंग Ce एंड डी सेइंग Hg। सो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा क्या होगा, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, जो गोल्ड होता है हमारा, Au का सिंबल हमारा क्या होता है? गोल्ड होता है। तो जो गोल्ड होता है दैट इज वेरी मच मेलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, इससे आप शीट्स के अंदर भी वो बना सकते हो, मेलिएबल एंड डक्टाइल, यानी कि इसे स्ट्रेच करोगे तो ये वायर भी बन जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ नॉन मेटल बट लस्ट्रस? इनमें से कौन सा है जो कि नॉन मेटल है लेकिन भैया लस्ट्रस है? लस्ट्रस मतलब शाइन करता है, तो आयोडीन जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं सारे। ठीक है, आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? इन्होंने बता दो भैया कौन सा जो एल्कली मेटल है इसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है? तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है दोस्तों? सीजियम का है, सीजियम हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट इज क्वेश्चन बीन दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड इन एनडीए 1 2018। आगे बात करते हैं, स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर व्हाट? जो भैया स्कूल की घंटियां होती हैं वो मेटल से बनी होती हैं, क्यों बनी होती हैं?
क्योंकि मेटल मेलिएबल होता है, बी कह रहा है सोनरस होता है, सी कह रहा है डक्टाइल होता है, डी कह रहा है लस्ट्रस होता है। तो भैया स्कूल घंटे का क्या काम होता है? घंटे का काम होता है कि भैया दूर तक आवाज जाए, इसलिए मेटल जो होता है हमारा सोनरस होता है, इस वजह से जो है ये हमारा बनता है, ठीक है, मेटल से बनता है ये स्कूल घंटिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वेट द वॉल्स ऑफ ग्लास वेसल इन विच इट इज केप्ट। ऑप्शन नंबर ए saying वाटर, बी saying अल्कोहल, सी saying मरकरी, डी saying फिनॉल। तो ऑप्शन नंबर सी जो मरकरी होता है दोस्तों, मरकरी जो होता है हमारा, जो आपने देखा होगा थर्मामीटर है उसके ऊपर लगा रहता है, तो उसके ऊपर जो थर्मामीटर के ऊपर जो मरकरी लगा रहता है वो उसे वेट नहीं करता है, ठीक है, समझ रहे हो? जैसे वेट का मतलब, मान लो अगर आप ये उसी थर्मामीटर के अंदर आप पानी भर दो तो उसे आप थोड़ा सा हिलाओगे तो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, मरकरी पूरा एक साथ मूव करता है, समझ रहे हो? तो मरकरी जो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड एट नॉर्मल प्रेशर। तो इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है और नॉर्मल टेम्परेचर पे और नॉर्मल प्रेशर पे, ठीक है। तो खैर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, ये हमारा क्या है? ये हमारा है ऑप्शन नंबर बी। मरकरी जो होता है ये हमारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, और जो ब्रोमीन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, सीडीएस 1 2021 के अंदर क्या बोल दिया इसने? क्या बोला भैया इसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज केप्ट इमर्स इन केरोसिन ऑयल टू प्रोटेक्ट इट एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। इनमें से कौन सा मेटल है भैया जो केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो के रखते हैं, क्योंकि उसे जैसे ही बाहर निकाला तो वो इतना ज्यादा फ्लेमेबल होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग लग जाएगी। तो इनमें से कौन सा होता है भैया? वो इनमें से होता है हमारा सोडियम दोस्तों। सोडियम जो होता है इसे हम केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो के रखते हैं स्टोर करते समय। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन नॉन मेटल्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो नॉन मेटल्स जो है पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं, तो इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है? ऑप्शन नंबर ए saying that they produce basic oxide, B saying they produce acetic oxide, C saying they produce neutral oxide and D saying they produce hydroxide। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दे प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। आगे बात करते हैं, एल्कली मेटल्स आर यूजुअली केप्ट अंडर वेयर? पेट्रोल, केरोसिन, वाटर और एब्सोल्यूट अल्कोहल। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि भैया केरोसिन के अंदर जो है इस टाइप के मेटल्स को हम रखते हैं क्योंकि वो हाईली फ्लेमेबल होते हैं। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स रिएक्टिंग विद डाइल्यूट HCl। अच्छा, तो ऑर्डर ऑफ मेटल बताना है आपको जो HCl के साथ डायरेक्ट वो रिएक्ट करते हैं, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए पता? रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, एनसीईआरटी के अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस। कौन सा इसमें से ऑक्साइड है जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है? तो इसमें से कौन सा ऑक्साइड है दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो हमारा एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। और ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करें उन्हें हम क्या बुलाते हैं? उन्हें हम बुलाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेयर। ठीक है, तो ये इसने एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, सीपीएफ 2019 के अंदर ये पूछा है। ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा, तो इसे आपको नोट कर लेना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन एक्सट्रैक्शन पे क्वेश्चन आता है हमेशा, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये कर लेना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है। आगे बात करते हैं, एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए saying copper ore, bauxite ore, mica ore and manganese ore. So aluminum is manufactured from bauxite ore. Option number B is the correct option. Right. Okay, next question देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। That cinnabar is an ore of what? Cinnabar is an ore of mercury, zinc, copper or lead. So the correct option is option number A. Cinnabar is the ore of mercury. ठीक है, मरकरी हमारा सिनेबार ओर से प्रोड्यूस होता है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज परमानेंटली यूज इन द मोबाइल फोन बैटरी। भैया बैटरी के अंदर कौन सा मेटल यूज होता है इसमें? भैया बैटरी के अंदर हमारा लिथियम यूज होता है, सबको पता है। लिथियम आयन बैटरी जो होती है ये हमारा मोबाइल फोन के अंदर भी होता है, जो ई रिक्शाज हैं उसके अंदर भी होता है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है उसके अंदर भी होता है, ठीक है, लिथियम बैटरीज। तो सिंपल क्वेश्चन है ये। आगे बात करते हैं, जिंक इज यूज टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम कोरोजन बिकॉज जिंक इज व्हाट? जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन। दोस्तों ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज अगर हम देखें तो वहां से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर बिकॉज। भैया जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं वो हमारी थोड़े से ब्लैक हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद, तो वो क्यों होते हैं भैया? ये हमारा डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर दोस्तों दे रखा है। क्यों होता है? क्योंकि जो भैया हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर हमारा जो हमारा सल्फर गैस होती है, तो सल्फर के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो भैया वो सल्फाइड बना देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर एंड फॉर्म द कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं,
Which one among the following metals is used for making boats because it does not corrode by water? इनमें से कौन सा मेटल है जिससे बोट बनाई जा सकती है? क्यों बनाई जा सकती है? क्योंकि जो पानी है उससे वो उसमें जंग जल्दी लगेगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टंगस्टन, बी कह रहा है निकल, सी कह रहा है एंटीमोनी और टी कह रहा है टाइटेनियम। तो दोस्तों टाइटेनियम, टाइटेनियम जो हमारा मेटल होता है जो कि काफी ज्यादा महंगा होता है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके ऊपर जल्दी जंग वंग नहीं लगती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, a thin layer of which of the following metal is applied? That has been asking in NDA 2021. Option number A is saying manganese, B is saying zinc, C is saying aluminium and D is saying lead. So इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी जिंक। ठीक है, एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से यूपीएससी ने पूछा है। क्यों? क्योंकि जिंक जो होता है हमारा दैट इज मोर रिएक्टिव देन स्टील एंड आयरन। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज से ही होता है ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व। आगे बोलता हूँ, आगे हमारा क्या कह रहा है कि मेटल्स मेटलॉइड्स के संदर्भ में इसने क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो ये हमारा एनडीए 2013 के अंदर पूछा है। ऑप्शन नंबर ए सेइंग दैट अलॉयज ऑफ एल्कली मेटल्स विद अदर मेटल, बी कह रहा है कि कोलाइड्स ऑफ मेटल्स, सी सेइंग एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड डी सेइंग मेटल्स हैवियर देन लेड। सो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर सी, एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज ऑफ सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड मेटलॉइड नॉन मेटल्स। कि भैया ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी मेटल के भी हो, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स के भी हो, उसे हम मेटलॉइड कहते हैं। आगे बात करते हैं। व्हाइट गोल्ड इज एन अलॉय ऑफ, ऑप्शन नंबर ए इज सेइंग गोल्ड, निकल, पैलेडियम एंड दैट इज ओनली द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाइट गोल्ड जो होता है हमारा इसका अलॉय होता है। तो ये दोस्तों आपको कर लेना, शायद व्हाइट गोल्ड से रिलेटेड आपको एनसीईआरटी के अंदर जानकारी नहीं मिलेगी, तो इसे नोट कर लेना। सीएपीएफ 2022 के अंदर ये पूछा गया है। आगे बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अलाई सोल्डर। जो सोल्डर होता है तो हमारा जो वायर्स होते हैं आपने देखे होंगे, जो हमारे इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं खिलौने वगैरह के अंदर, उसे सोल्ड कर देते हैं ना ऐसे ऐसे करके मोटर के ऊपर। तो वो सोल्डर बेसिकली किसके उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ये इसने पूछा है, किसके अलॉय होता है सोल्डर। तो वो हमारा किसका होता है दोस्तों? पीबी और एसएन का होता है। ठीक है, पीबी और एसएन का हमारा जो है अलॉय होता है। एसएन किसका सिंबल होता है? टिन का सिंबल होता है। आगे बात करते हैं। ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ व्हाट? कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड टिन, ZnNMg और Fe कॉपर। इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है? वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। कॉपर और जो टिन है इसका अलॉय होता है ब्रोंज। ठीक है, बहुत सारे लोग इनमें कंफ्यूज होते हैं कॉपर और जिंक में। तो देखो इसमें आपको याद करने का तरीका सिंपल है। देखो ब्रोंज में जेड आ रहा है ना, और तो जेड आ रहा है तो यानी कि जेड नहीं आएगा इसके साथ दोबारा, समझ रहे हो? तो कॉपर और जिंक जो है ये नहीं होगा, क्योंकि जेड और जेड दो बार नहीं आएंगे। इस तरीके से मैंने अपने टाइम पे याद किया था। तो ब्रोंज के साथ क्या आएगा? जेड नहीं आएगा, तो कॉपर और टिन आएगा। ठीक है, तो ब्रास होता है, ब्रास के साथ हमारा क्या आएगा? कॉपर और जिंक आएगा। ठीक है, खैर आगे बात करते हैं। ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड, यहाँ पे अगेन वही चीज बता दी, तो कॉपर एंड टिन के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नॉट अ नेचुरली अकरिंग सिलिकेट। ये हमारा बोला है इसने सीएपीएफ 2020 के अंदर। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों हमारे एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा, तो इसे नोट करें ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। बॉक्साइट जो होता है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड इन फायरवर्क्स टू मेक अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। ओके, तो ये इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो होता है ये हमारा फायर क्रैकर्स वगैरह में यूज होता है। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। तो दोस्तों रिएक्टिविटी सीरीज याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम होगा, फिर आयरन होगा, फिर कॉपर होगा, फिर सिल्वर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली। इनमें से कौन सा मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है भाई? सीएपीएफ 2023 के अंदर पूछा है। तो भैया पीटी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब पीटी को हम क्या बोलते हैं ये कमेंट में लिख दो जरा। ठीक है, पीटी को हम क्या बोलते हैं ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। तो पीटी जो होता है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? इसके ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जिंक, बी कह रहा है सिल्वर, सी कह रहा है गोल्ड और डी कह रहा है हमारा एल्यूमिनियम। इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों हमारा एल्यूमिनियम है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एनडीए 2023 के अंदर ये पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील। इनमें से कौन सा मेटल जो है स्टेनलेस स्टील का एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है? तो इसका कौन सा स्टेनलेस स्टील कौन सा एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है? टिन जो होता है ये हमारा स्टेनलेस स्टील के अंदर कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन।
दोस्तों इसी का चैप्टर नंबर 3 जो है, इसके भी सारे प्रीवियस क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। अब बस हमारे 2 चैप्टर रह गए हैं। 2 क्या मतलब एक ही रह गया, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जो अगला चैप्टर है वो तो मतलब बहुत ही छोटा है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट, बिना टाइम को वेस्ट करें, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, आप पढ़िए इसे, तब तक हम पानी पी लेते हैं। Okay, so let us start with first question of chapter carbon and its compound, chapter number 4. So first question says that which among the following is not a form of carbon? इनमें से कौन सा जो है कार्बन का फॉर्म नहीं है? ग्रेफीन, ग्रेफाइट, फ्लोरीन एंड क्वार्ट्स। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? क्वार्ट्स। जो क्वार्ट्स होता है दोस्तों, दैट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कार्बन, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एलोट्रॉप्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे, अभी आप देखोगे, ठीक है। तो इस पे अलग अलग तरीके से यूपीएससी ने अलग अलग तरीके से फ्रेम करें। तो क्या इसने ये पूछा है कि इसमें से कौन से जो कार्बन के इलेक्ट्रॉप्स हैं वो बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं है। तो देखो इतना तो मेरे को पता है कि डायमंड तो बिल्कुल भी नहीं है। 1 तो एलिमिनेट कर दो, खटक यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 ओनली। ग्रेफाइट जो होता है हमारा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ग्रेफाइट जो होता है हमारा, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। इसीलिए हमें बोलते हैं कि जो स्विच बोर्ड होते हैं उसके अंदर पेंसिल से हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं पेंसिल डाल देते हैं ना उसमें, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि पेंसिल के अंदर हमारा जो लेड होता है दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट एंड दैट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो शॉक लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एलोट्रॉप्स, अच्छा इसका सॉल्यूशन है। आगे बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज केज लाइक स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका केज लाइक स्ट्रक्चर है दोस्तों? डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी से पूछा है ये, किसका है केज लाइक स्ट्रक्चर है दोस्तों? जो फ्लोरीन है दोस्तों, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो है केज लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, पिंजरे की तरह। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? कोल, डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफीन। तो कोल इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन दोस्तों, ठीक है। कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन बट नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अगेन देख रहे हो दोस्तों कितने ज्यादा मतलब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन से पूछे यूपीएससी ने अलग अलग एग्जामिनेशन में। ये हमारा 2021 के अंदर पूछ लिया। दो दोस्तों ये जो डायमंड होता है ये तो भैया होता ही है, ग्रेफीन भी होता ही है, फ्लोरीन भी होता ही है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लाई ऐश जो भैया ऐश जो होती है, राख जो होती है, दैट इज नॉट दी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द फॉर्म ऑफ कार्बन नोन एज डायमंड। इट इज हार्डर देन ग्रेफाइट, बिल्कुल सही बात है। इट कंटेन्स द सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन एज ग्रेफाइट। इट इज बेटर इलेक्ट्रिक कंडक्टर देन ग्रेफाइट, दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। डायमंड इज नॉट द करेक्ट, डायमंड इज नॉट द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे नॉट ट्रू बोला है। आगे बात करते हैं which of the following statement about diamond and graphite is not correct? Diamond has a tetrahedral structure whereas graphite has a hexagonal structure. B कह रहा है both physical and chemical properties of diamond and graphite are different. C कह रहा है graphite is soft but diamond is hard. ये how नहीं है दोस्तों, hard है, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला कह रहा है कि graphite is a good conductor electricity while diamond is not। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जो होगा दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर डिफरेंट, ये हमारा इनकरेक्ट होगा। आगे बात करते हैं डायमंड यूज्ड इन ज्वेलरी इज व्हाट? अ कंपाउंड, अ मेटल, अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड एंड एलिमेंट। तो हमारा डायमंड क्या होता है? दैट इज एन एलिमेंट दोस्तों, इट इज एन एलिमेंट। आगे बात करते हैं डायमंड इज अ व्हाट? एंड ये 2009 के अंदर पूछा है, डायमंड के पीछे पड़ गया यूपीएससी। अ गुड कंडक्टर एंड सॉफ्ट, नॉन कंडक्टर एंड सॉफ्ट, नॉन कंडक्टर एंड हार्ड, गुड कंडक्टर एंड हार्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, नॉन कंडक्टर एंड हार्ड, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं Which of the following allotropes of carbon is used for cutting and drilling? कटिंग एंड ड्रिलिंग के लिए कौन सा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन यूज होता है? डायमंड होता है भैया। क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड होता है और इतना ज्यादा हार्ड होता है कि मतलब लोहे से भी ज्यादा हार्ड होता है डायमंड, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है इसे कटिंग और ड्रिलिंग करना। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डायमंड। डायमंड के संदर्भ में इनमें से कौन सी चीज सही नहीं है?
ये CDS 2015 के अंदर पूछा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भैया ईच कार्बन एटम इज लिंक टू 4 अदर कार्बन एटम। भी कह रहा है 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स इज फॉर्म्ड। इट इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल्स। इट कैन बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट। सो क्या बोलते हैं, डायमंड कैन नॉट बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट, दैट इज द इनकरेक्ट। And since it has asked the incorrect option, therefore option number D is the correct option. Lubricant कौन सा यूज होता है दोस्तों? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज सॉलिड लुब्रिकेंट, ठीक है, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज सॉलिड लुब्रिकेंट। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नहीं सही है? ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, ग्रेफाइट इज एन एलिमेंट ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इनमें से बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ग्रेफाइट इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दैट इज नॉट करेक्ट। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमारा किसका है? डायमंड का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज व्हाट? डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन या फिर कोल। तो इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सा है हमारा? ये याद रखना, ग्रेफाइट है, ठीक है। मोस्ट स्टेबल कार्बन, ये लोग बहुत ज्यादा ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सा हमारा? ग्रेफाइट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड लुब्रिकेंट। इनमें से बता दो कौन सा अच्छा लुब्रिकेंट है। तो भैया मैंने आपको बताया था ग्रेफाइट पाउडर जो होता है ये हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट का काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। इनमें से बता दो कौन सा मिक्सचर नहीं है। कौन सा मिक्सचर नहीं है भैया? ग्लास तो है, सिलिका का बनता है, बोरैक्स का बनता है, ब्रास जो होता है, ब्रास भी हमारा किससे बनता है? हमारे कॉपर से बनता है। और हमारा किससे बनता है? ब्रास कॉपर से बनता है, और हमारा जिंक से बनता है, ठीक है। हाँ, कॉपर और जिंक को मिला के बनता है। स्टील भी जो होता है हमारा आयरन और कार्बन को मिला के बनता है। ग्रेफाइट जो होता है हमारा दैट इज टोटली कार्बन, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज इन द मेकिंग लेड पेंसिल। लेड पेंसिल को बनाने के लिए कौन सा यूज होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों वाला, ग्रेफाइट यूज होता है। आगे बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। इनमें से बता दो कौन सा एलिमेंट है? ब्रास है, ग्रेफाइट है, सिलिका या फिर एल्यूमिनियम है। तो दोस्तों ग्रेफाइट इज एन एलिमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सा है इनमें से? चारकोल है, कोक है, फ्लोरीन है या फिर कार्बन ब्लैक है। तो देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। जो फ्लोरीन है दोस्तों दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ये आपको याद रखना है, ये मेरे को भी नहीं पता था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, बल्क मिस्टर फ्लोरीन विच लुक्स लाइक अ फुटबॉल इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। आगे बात करते हैं, हमारा अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट सोप कंटेन्स व्हाट? ए इज सेइंग सीजियम, बी इज सेइंग पोटेशियम, सी इज सेइंग कैल्शियम, डी इज सेइंग मैग्नीशियम। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पोटेशियम जो होता है दैट इज सॉफ्ट सोप, ठीक है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम या फिर निकल। सो ऑप्शन नंबर डी, निकल इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। निकल इज द करेक्ट ऑप्शन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। निकल जो होता है ये हमारे कैटलिस्ट जो होता है हाइड्रोजनेशन में, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारा while burning hydrocarbon fuels, if we see yellow flame with lots of black smoke, it is means that the fuel is made up of unsaturated hydrocarbons। ये वाला क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, ये रिपीट हो गया है। आगे बात करते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग निकल कैटलिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली हमारे एनसीईआरटी से पूछा है। जो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल है, वनस्पति घी, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? इट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, नैप्थलीन बर्न्स विद अ येलो सूटी फ्लेम। दिस इज बिकॉज कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो इज लो, देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा देखते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। इस वजह से जो है ये हमारा जो येलो सूटी फ्लेम के साथ ये बर्न करता है हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट ऑप्शन है। हाँ दोस्तों, इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 4 जो है इसके भी सारे प्रीवियस क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, ठीक है। अब ये जो हमारा आखिरी चैप्टर है केमिस्ट्री का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मुश्किल से बस 20 क्वेश्चन है हमारे, 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करते ही हमारे केमिस्ट्री के फाइनली सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर वाइज, जो कि यूट्यूब पे अभी तक किसी ने भी नहीं किया, ठीक है। तो इसमें बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है दोस्तों, तो इसे आपको आपका दायित्व बनता है कि इसे आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा लाइक वाइक करें और जो है शेयर वगैरह करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले इसे और भी ज्यादा इस टाइप के कंटेंट इस चैनल पे लाने के लिए, ठीक है। तो फटाफट टाइम का ना वेस्ट करते हुए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, अपना फटाफट इसे केमिस्ट्री के निपटा देते हैं। क्या कह रहा है भैया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल अकरिंग एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ नेचुरल अकरिंग एलिमेंट हमारे कितने हैं? सीडीएस 2023 के अंदर पूछा है, डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी के अंदर है दोस्तों। ये चैप्टर को खोलोगे ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसके अंदर स्टार्टिंग में दे रखा है कि 94 है, ठीक है। आगे बात करते हैं, विच एलिमेंट फॉर्म्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड इन द पीरियोडिक टेबल। हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड किसके हैं यहाँ पे? तो हमारे कार्बन के हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं,
विच अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस अलोंग द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा, टॉप से बॉटम में जाओगे तो इंक्रीज करेगा और यहाँ से जाओगे तो डिक्रीज करेगा। तो इनमें से कौन सी चीज है? इनमें से है हमारा एटॉमिक रेडियस जो है दोस्तों। एटॉमिक रेडियस आप टॉप से लेकर बॉटम तक जाओगे तो हमारी क्या होगी? ये डिक्रीज करेगी, ठीक है। और जहाँ से अगर यहाँ जाओगे इंक्रीज, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, टॉप टू बॉटम जाओगे तो हमारी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो हमारा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा डायरेक्ट स्टेटमेंट एनसीईआरटी से उठाया है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन ग्लास। ग्लास पे लिखने के लिए हमें इनमें से कौन सा मेटल की जरूरत होती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, इस पर ग्रेफाइट मत क्लिक कर देना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है हाइड्रोजन फ्लोरीन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं, द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स इज व्हाट। वाटर मॉलिक्यूल्स में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं दोस्तों? तो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, लिक्विड वाटर इज डेंसर देन आइस ड्यू टू, जो लिक्विड वाटर होता है इट इज मोर डेंसर देन आइस, वाई? क्यों होता है भैया? ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जो लिक्विड वाटर होता है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और जो बाकी जो आइस होता है, आइस के अंदर जो होता है हमारे एयर पार्टिकल्स जो होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी हमारे ट्रैप हो जाते हैं, इसकी वजह से जो उसकी डेंसिटी है वो कम रहती है। आगे बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट्स कॉज हार्डनेस ऑफ वाटर। इनमें से कौन सा सॉल्ट है जो पानी को बिल्कुल हार्ड कर देता है? कौन सा सॉल्ट है दोस्तों? कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो हाइड्रोकार्बन की वजह से होता है, कार्बोनेट्स की वजह से होता है, क्लोराइड्स की वजह से होता है, फिर सल्फाइड्स की वजह से होता है। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोकार्बोनेट्स है, इसकी वजह से जो है टेम्पररी हार्डनेस जो होता है वो पानी के अंदर पाया जाता है। आगे बात करते हैं, विच वन ऑन द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस के लिए कौन सी हम मेथड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं? ये हमारा डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। आयन एक्सचेंज जो मेथड है ये हमारा कर सकते हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। आगे बात करते हैं, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। परमानेंट हार्डनेस जो होती है पानी में वो किसकी वजह से होती है? किसकी वजह से होती है दोस्तों? सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो होता है इसकी वजह से जो परमानेंट हार्डनेस जो होती है पानी के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Let us move towards next question. Next question is saying that the radioactive isotope of hydrogen is what? Radioactive isotope of hydrogen is tritium, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है दोस्तों, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। मॉडरेटर और एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर कौन यूज होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सीएससी के अंदर भी पूछा गया है। तो हैवी वाटर जो होता है हमारा दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। हैवी वाटर जो होता है ये हमारा दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, अब इस पे हैवी वाटर पे आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखोगे। अभी देखो, हैवी वाटर इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज अ सॉल्वेंट, अ कैटलिस्ट, अ फ्यूल और अ मॉडरेटर। अभी हमने देखा मॉडरेटर, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या क्या रखा भैया, मॉडरेटर कौन होता है? हमारा हैवी वाटर होता है। 2009 में बोला था इसने, 2005 में, इससे पहले इसने ये पूछ रखा है। आगे बात करते हैं, हैवी वाटर ऑफ एन atomic reactor is a deionized water oxide of heavier isotope of oxygen, a mixture of ice and water, and oxide of heavier isotope of hydrogen। तो दोस्तों हैवी वाटर जो होता है हमारा दैट इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, याद रखना, एनसीईआरटी के अंदर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर का केमिकल नेम क्या है इसमें से दोस्तों? केमिकल नेम इसमें क्या है? इसका जो केमिकल नेम है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जो ड्यूट्रियम ऑक्साइड है। ड्यूटियम ऑक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ हैवी वाटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, हमारे एनसीईआरटी के अंदर आपको ये डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड हैवी वाटर। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। इनमें से कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने हैवी वाटर की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। तो एच.सी. यूरे जो है, एच.सी. यूरे दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, इन्होंने डिस्कवरी करी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडेंसेशन पॉलीमर। इनमें से कौन सा जो है कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है? ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा क्लास 9 और 10 की एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट एक सिंथेटिक फाइबर वाला क्वेश्चन चैप्टर है हमारा क्लास 8 की एनसीईआरटी में है शायद वो, ठीक है। 8th या 9th में आप गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है, या फिर मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो उस वो वाले जो चैप्टर है उसके अंदर से पूछते हैं क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी, सीएपीएफ में खास तौर से पूछता है वहाँ पे, ठीक है। जो जितने भी ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, नाइलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ये पॉलीथीन हो गया, बेकलाइट हो गया, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं उसी चैप्टर से, ठीक है, क्योंकि वो चैप्टर जो है 9th और 10th में नहीं है। तो खैर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, पॉलीथीन जो होता है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब देखो ये भी वहीं से पूछा है उसी चैप्टर से, इनमें से कौन सा पॉलीमर है जो कि प्रोटीन से बना होता है? तो प्रोटीन से हमारा क्या बना होता है? हमारा वूल जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लास इज वॉट। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने ग्लास के भी ढूंढ ढूंढ के डाले हैं, क्योंकि ग्लास से इस बार क्वेश्चन पूछे थे ना कि ग्लास हमारा किससे बना होता है। तो देखो ग्लास हमारा क्या होता है, बेसिकली बैट्रीफाइड लिक्विड होता है तो ग्लास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सीएपीएफ 2010 के अंदर पूछा गया है। आगे बात करते हैं, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ सिलिका। सिलिका का सोर्स क्या है भैया, सिलिका तो यूज होता ही है ग्लास के अंदर, लेकिन इसमें देखो और भी डीप पूछ लिया है एनडीए 1 2023 के अंदर कि सिलिका भी कहां से में मिलता है ग्लास में। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फाइन क्ले सॉइल, बी कह रहा है वुडन पाउडर, सी कह रहा है कोकोनट और डी कह रहा है सैंड। तो दोस्तों सैंड जो होता है हमारा, सैंड के अंदर हमें सिलिका पाया जाता है, तो सैंड के अंदर से सिलिका निकाला जाता है जो कि फर्दर ग्लास के यूज में होता है। आगे बात करते हैं, तो दोस्तों इसी के साथ हमारे केमिस्ट्री के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं जो कि अभी तक यूपीएससी ने पूछे हैं। और जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन हमने करे हैं ये भी हमने चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस करे हैं। पहले हमने क्लास 9 के चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चंस करे जिसमें हमने 4 चैप्टर कंप्लीट करे, और फिर हमारा क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है उसके प्रीवियस क्वेश्चंस करे जिसमें हमने 5 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट करे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है हमने कंप्लीट करे हैं, और इन जितने भी, अब ये वीडियो जो बहुत लंबी होने वाली है तो इसमें मैं आपको जो है टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगा, ठीक है। जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डाल दूंगा, तो आप सीधे उस पर क्लिक करोगे तो जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो आप डायरेक्टली उस चैप्टर पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इससे पहले आपने बायोलॉजी की वीडियो नहीं देखे तो देख लेना, ज्योग्राफी की देख लेना, हिस्ट्री की देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, एक प्लेलिस्ट बना के प्रॉपर, ठीक है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।